पुस्तक 7, अध्याय 11, वह युद्ध जिसने प्रसिद्धि दिलाई। बहुत बढ़िया। निजी कमरे में वापस आकर नॉर्थमोट बाइवेई का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। उसके बगल में हुन वूजी भी था और उसकी आंखें भी आश्चर्य और खुशी से भरी हुई थीं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि भाईजी निंग उस गैंडे जैसे राक्षस को इतनी आसानी से मार डालेंगे, वूजी ने कहा। वो हरकतें, वो तलवारबाजी, वो वाकई अकल्पनीय है। बाइवेई ने जल्दी से सिर हिलाया। जबरदस्त। बाइवेई इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसका चेहरा फटने के कगार पर था। वह तुरंत जोर से चिल्लाया, नॉर्थमोट फॉक्स, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम बकवास कर रहे हो। अब तुम्हें अपनी बकवास वापस निगलनी होगी। नॉर्थमोट फॉक्स का चेहरा पीला पड़ गया था। नीचे खड़े उस साधारण से दिखने वाले युवक की हरकतें और बाइवेई की बातें दोनों ही उसके दिल को जकड़ रही थीं। वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। कितना जबरदस्त, क्या जबरदस्त तलवारबाजी। युवा मास्टर पो ने नीचे की ओर देखा। वह उस गैंडे जैसे राक्षस को बिना किसी प्रयास के मार डालने में सक्षम था। क्या ये कोई दैवीय क्षमता थी या शुद्ध तलवारबाजी? काले वस्त्र पहने एक युवक ने भौहें चढ़ाकर हॉल की ओर देखा। विश्व अग्नि का बालक, वह बालक जो 6-7 साल का लग रहा था और जिसके गले में सोने का हार था। उसके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव था। उसने नीचे हॉल में बैठे निंग को घूरा। वह तलवारबाजी, कितनी शक्ति! यह कोई दैवीय क्षमता नहीं होनी चाहिए। उसकी तलवारबाजी इतनी चमत्कारी है। क्या ये संभव है कि वह पहले ही दाव क्षेत्र तक पहुंच गया हो? यह असंभव लगता है। वह तो बस एक जिफू शिष्य है। यह असंभव है कि वह समझ के इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच पाया हो। लेकिन वह तलवार, क्या ये संभव है कि मैं कुछ देख रहा था? हालांकि वहां कई दुर्जेय आकृतियां मौजूद थीं, फिर भी निंग ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन बहुत जल्दी कर लिया था। केवल विश्व अग्नि का बालक ही बस इतना ही समझ पाया था कि शायद निंग तलवारबाजी में दाव डोमेन के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन उसे भी इस बारे में आश्वस्त होने की हिम्मत नहीं हुई। भव्य सीलिंग संरचना गायब हो गई। नॉर्थमोट बाइवेई ने जिस अमर साधक को भेजा था वह विजयी हुआ। मिस सियाई ने स्पष्ट स्वर में पुकारा और फिर बाइवेई की ओर देखा। क्या तुम आगे भी सट्टेबाजी के द्वंद्व स्वीकार करने को तैयार हो? हाँ, बाइवेई की जगह उसके पास खड़ा निंग बोला। ऊपर अपने निजी कमरे में बैठा बाइवेई चौंक गया। उसने जल्दी से निंग को संदेश भेजा, भाईजी निंग, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? निंग ने जवाब दिया, जब तक नॉर्थमोट फॉक्स किसी को भेजने को तैयार है तब तक हम उस पर दांव लगाते रहेंगे। चिंता मत करो, ये पहले से ही अविश्वसनीय है कि वह एक गैंडे जैसे राक्षस को भेज पाया। मुझे लगता है कि उसके लिए इससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भेजना बहुत मुश्किल होगा, और अगर वह ऐसा कर भी देता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे मार सकता हूँ। जहाँ तक दांव की बात है, आप दांव के ऊपर मेरे द्वारा जीते गए 900 टेल द्रवीभूत तत्व भी जोड़ सकते हैं। निंग की मन में आए आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। उसने खुद ही फॉक्स को दूसरे व्यक्ति को तैयार करने के लिए कह दिया था। अब वह पीछे हटने का फैसला कैसे कर सकता था? ठीक है। बाइवेई की आंखें चमक उठीं। नॉर्थमोट फॉक्स, मेरा अच्छा भाई, जी निंग, नीचे तुम्हारी चुनौती का इंतजार कर रहा है। क्या तुम पहले भी खूब डींगे नहीं हाँक रहे थे? जहाँ तक दांव की बात है, मैं 900 टेल या 1800 टेल भी लेने को तैयार हूँ। मुझे बस डर है कि तुम न मानो। बाइवेई बोलते हुए हंसा। उसकी आंखें तिरस्कार और अवमानना से भरी थीं। बाइवेई के कहे शब्द और जिस अंदाज में उसने उन्हें कहा था जब उसकी आंखों के भाव से मिला, इन बातों ने दूर बैठे फॉक्स को तुरंत ही बेहद क्रोधित कर दिया। उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ हो गया। नॉर्थमोट फॉक्स का चेहरा भयावह लग रहा था। उसने आसपास खड़े अपने कई दोस्तों की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में गुर्राहट के साथ बोला, मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा है। मैं जी निंग नाम की उस लड़की को जरूर मार डालूंगा। झो ली ने सिर हिलाया और कहा, जी निंग को मारना मुश्किल होगा। इस आदमी की फुर्ती कमाल की है और उसकी तलवारबाजी बेहद जबरदस्त है। यहाँ तक कि उस गैंडे जैसे राक्षस को भी, जिसने एक दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया था, मार डाला गया। वह पूरी तरह से दोषरहित नहीं है। पास ही खड़ा एक और व्यक्ति, नीले वस्त्र पहने, अधेड़ उम्र का आदमी बोला, उसकी दिव्य क्षमता केवल जिफू के अंतिम चरण में है और उसकी तात्विक की केवल प्रारंभिक जिफू चरण में है। कि परिशोधक के रूप में उसकी क्षमताएं इतनी कमजोर हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। वह केवल लड़ाई में ही अपनी नजदीकी लड़ाई की तकनीकों का इस्तेमाल कर पाता है। इसलिए जब तक आप उसे पास आने से रोकते हैं तब तक आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। नॉर्थमोट फॉक्स की आंखें चमक उठीं। ठीक है, ये जी निंग सिर्फ नजदीकी मुकाबले में ही माहिर है। अगर कोई उसे पास नहीं आने देगा तो उसकी हार लगभग तय है। मेरे पास आओ, नॉर्थमोट फॉक्स ने तुरंत आदेश दिया। व्हाइट विच को बुलाओ। फॉक्स ने अपने आसपास के दोस्तों से कहा, यह व्हाइट विच मुझे व्हाइट वॉरलॉक संप्रदाय द्वारा दी गई थी। मैंने धीरे धीरे इसका आनंद लेने की योजना बनाई थी, लेकिन इतना अपमान सहने के बाद मैं व्यक्तिगत आनंद की परवाह नहीं कर सकता। हालांकि यह व्हाइट विच गैंडे वाले राक्षस से कुछ कमजोर है, फिर भी यह इस जी निंग का पूरी तरह से मुकाबला करती है। श्वेत जादूगर संप्रदाय। आसपास मौजूद सभी लोग, झो ली सहित, स्तब्ध रह गए। श्वेत जादूगर संप्रदाय, यह कोई ऐसा संप्रदाय नहीं था जो स्टिलवाटर कमांड्री में स्थित हो। ये पहले से ही स्टिलवाटर कमांड्री में प्रवेश की इच्छा रखता था और उसने एक रणनीति के तौर पर नॉर्थमोट फॉक्स को एक चुड़ैल की पेशकश की थी। झो ली और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से इस मामले में ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही एक नंगे पांव महिला अंदर आई। उसने सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था जिस पर फूलों के डिजाइन थे और उसके लंबे काले बाल उसके नितंबों तक लटक रहे थे। उसकी आंखें चमकदार और मनमोहक थीं और उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था।
उसकी नज़र नॉर्थमोट फॉक्स के शरीर पर टिकी हुई थी और फॉक्स को भी अपनी कमर में आग सी महसूस हुई। क्या ही असाधारण नमूना है, फॉक्स ने दांत पीसते हुए कहा। व्हाइट विच, तुम्हारे व्हाइट वॉयलॉक संप्रदाय ने तुम्हें मुझे दिया है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सब कुछ, सब मेरा है। आपका दास समझ गया, आपका दास पूरी तरह से आपका है प्रभु। व्हाइट विच ने इतनी कोमल आवाज में जवाब दिया मानो उसके दिल को छू रही हो। फॉक्स ने सिर हिलाया। वह जी निंग नाम का बच्चा जो हमारे नीचे हॉल में खड़ा है, उसने मेरे आदेश पर उस गैंडे जैसे राक्षस को मार डाला। अब मेरे अंदर क्रोध की भावना है जिसे मुझे बाहर निकालना होगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ और इस जी निंग को मार डालो। तुम्हारा गुलाम जी निंग को मारने जा रहा है। व्हाइट विच, जो इस पूरे समय शांत थी, अचानक स्तब्ध रह गई। इससे पहले वह दूसरे निजी कमरे में दूसरे नौकरों के साथ थी। खिड़की से उन्होंने अपने नीचे सब कुछ होते देखा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह जी निंग कितनी दुर्जेय है। वह जानती थी कि शक्ति के मामले में वह मोनोसेरस से भी काफी कमजोर है। जहां तक जी निंग की बात है, उसे हराने में जरा भी भरोसा नहीं था। जब व्हाइट वॉयलॉक संप्रदाय ने उसे यहाँ भेजा था तो उन्होंने ऐसा नॉर्थमोट फॉक्स को लुभाने और मंत्रमुग्ध करने के लिए किया था। हर्म, फॉक्स ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम नहीं जाओगे? फिर तुम्हें रखने का क्या मतलब है? नहीं। व्हाइट विच ने मन ही मन इस आदमी को, जो नॉर्थमोट कबीले के मुख्य वंश का था, उसकी क्रूरता के लिए कोसा। उसने जल्दी से कहा, युवा स्वामी, बात यह नहीं है कि आपकी दासी तैयार नहीं है। बात यह है कि आपकी दासी को लगता है कि इस जी निंग को मारने का कोई मौका नहीं है। आपकी दासी ने उसे गैंडे जैसे राक्षस को मारते हुए खुद देखा है। फॉक्स ने सिर हिलाया। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जी निंग एक की रिफाइनर के रूप में बेहद कमजोर है। उसकी एकमात्र ताकत उसकी नजदीकी युद्ध क्षमताएं हैं। जब तक तुम उसे अपने पास आने से रोक पाओगे, तुम निश्चित रूप से जीत जाओगे। जहां तक मुझे याद है, तुम्हारे पास एक गुप्त बंधन कौशल है जो बेहद दुर्जेय है। व्हाइट विच ने दांत पीस लिए। यह एक ऐसी तकनीक थी जो बिस्तर पर आनंद के लिए थी। जब वह और नॉर्थमोट फॉक्स संभोग कर रहे थे तो उसने एक बार अपने बालों को तेजी से लंबा करके खुद को उनसे बांध लिया था। उस समय जब वे संभोग कर रहे थे, नॉर्थमोट फॉक्स ने उससे उसकी तकनीक के बारे में पूछा भी था और उसने स्वाभाविक रूप से इस पर शेखी बघारी थी। किसने सोचा होगा कि इसका नतीजा ये होगा? आप अपने दुश्मनों को जकड़ने में माहिर हैं। इसके अलावा आपका व्हाइट वॉयलॉक संप्रदाय अपने जहरीले कीड़ों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। इनमें से आपकी बॉडी बर्थिंग बग्स तकनीक खास तौर पर मशहूर है, नॉर्थमोट फॉक्स ने कहा। व्हाइट विच का चेहरा राख सा हो गया। शरीर जन्म देने वाले कीड़े, ये वास्तव में व्हाइट वॉयलॉक संप्रदाय की एक तकनीक थी जिसके बारे में सुनकर दूसरे लोग डर जाते थे। लेकिन अगर वह इसे अंजाम देती, अगर वह भाग्यशाली होती, तो उसकी केवल मौलिक शक्ति को ही गंभीर नुकसान होता। लेकिन अगर वह थोड़ी कम भाग्यशाली होती तो उसकी मृत्यु हो जाती। व्हाइट विच ने नॉर्थमोट फॉक्स को घूर कर देखा। वह समझ गई कि यह नॉर्थमोट फॉक्स पूरी तरह से उसे मौत तक लड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था। अगर जी निंग को मारने के लिए ऐसा करना जरूरी था, तुम जाना चुन सकते हो या तुम मौत चुन सकते हो। नॉर्थमोट फॉक्स की आवाज ठंडी थी। व्हाइट विच ने दांत पीस लिए। तुम्हारा गुलाम जाएगा। अच्छा, फॉक्स ने सिर हिलाया। तुम्हारे व्हाइट वॉयलॉक संप्रदाय के कौशल उसका पूरी तरह से मुकाबला करते हैं। तुम्हारे पास अभी भी बचने का मौका है। हॉल में जाओ और जी निंग को मार डालो। ठीक है। व्हाइट विच तुरंत मुड़ी और शरीर को झकझोरते हुए चली गई। नॉर्थमोट फॉक्स ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक कामुक चमक चमक उठी। उसने एक धीमी आह भरी। एक सुंदरी का क्या ही विनाश। वैसे भी दुनिया में ढेरों सुंदरियां हैं, लेकिन इस जी निंग को तो मरना ही होगा। मुझे अपना गुस्सा निकालना होगा। वह खिड़की से निंग की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें अब क्रूरता से भर गई थीं। नॉर्थमोट बायवेई, तुमने अभी 900 टैल जीते हैं, लेकिन अब तुम उन्हें मुझे वापस देने वाले हो। ठीक है, मैं तुम्हारे खिलाफ फिर से शर्त लगाऊंगा और तुम मुझे वो 900 टैल वापस भेज दोगे। हॉल के अंदर निंग अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह शांत और निश्चल था। चूंकि उसने अपनी उग्रता दिखाने का फैसला कर ही लिया था, तो एक ही लड़ाई भला कैसे काफी हो सकती थी। अरे, निंग ने आगे देखा। आगे सीढ़ियों से एक नंगे पांव, सफेद वस्त्र पहने औरत नीचे उतरी। उसके लंबे काले बाल उसके नितंबों तक गिर रहे थे। चलते हुए उसकी लहराती चाल मोहक थी। क्या वो मुझसे लड़ने आए है? निंग ने भौहें चढ़ाईं, उलझन में। लगता है ये औरत बहकाने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। व्हाइट विच कोने में रखे रत्नों के पास गई और उन्हें अपनी मौलिक की से भर दिया। मिस सियाई ने ऊंची आवाज में पुकारा, युवा गुरु फॉक्स ने जिस अमर साधक को भेजा है वह जिफू स्तर का सर्वोच्च की रिफाइनर है। सिर्फ एक की रिफाइनर फेंट कॉड बॉडी रिफाइनर का सामना करते समय शुरू से ही नुकसान में रहता है। उसने सचमुच आने की हिम्मत की। निंग ने एक पल सोचा, जरूर कोई खास तकनीक होगी। हालांकि वह एक की रिफाइनर के रूप में 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के सिर्फ 7वें चरण में था, लेकिन रत्नों ने उसके शरीर में दिव्य शक्ति की शुद्धता और घनत्व की परीक्षा ली और फिर उसके स्तर का निर्धारण किया। प्राचीन काल से लेकर आज तक 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख हमेशा से ही शैतानी शरीर शोधन की सर्वोच्च तकनीक रही है। हालांकि निंग अभी 7वें चरण में ही था। उसकी दिव्य शक्ति की शुद्धता सचमुच एक दिवंगत शैतानी शोधक के बराबर थी। धमाका, भव्य सीलिंग संरचना एक बार फिर जगमगा उठी। प्रकाश के विशाल अवरोध के भीतर केवल निंग और व्हाइट विच ही बचे थे।
जादूगरों के एक संप्रदाय की एक महिला, आकर्षण से भरपूर, एक सुंदर नाजुक दिखने वाला फर पोशाकधारी युवक। मुझे मजबूरन आना पड़ा, कृपया दया कीजिए, व्हाइट विच ने थोड़ा झुककर कहा। निंग बस मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। फुफ। अचानक व्हाइट विच के लंबे काले बालों की हर एक लट, जो पहले कमर तक लंबी थी, एक शैतानी लाल रोशनी से चमक उठी। देखते ही देखते वो लंबे बाल तेजी से बढ़ने लगे और एक पल बाद हवा में छा गए। अनगिनत काले बालों की लंटें निंग की ओर तेजी से बढ़ गईं। अच्छा नहीं। ऊपर निजी कमरे में बैठी बाइवेई चौंक गई। अगर जी निंग को पकड़कर बांध दिया गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। वूजी भी घबरा गया। जी निंग नजदीकी मुकाबले में माहिर है। उसकी मौलिक की अभी शुरुआती जिफू अवस्था में है। जादुई खजानों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता बहुत कमजोर है। निंग ने बालों की लटों को घूरा, लेकिन बस एक मुस्कान बिखेरी। अब उसे अपने प्रतिद्वंदी की क्षमता का अंदाजा हो गया था। तो वो मुझे बांधना चाहती है। सरसराहट सरसराहट सरसराहट। उनके आसपास कहीं से बारिश का पानी प्रकट हो गया। बारिश बहुत हल्की थी। किसी पर गिरते ही ठंडक, ताजगी और सुकून का एहसास हुआ। बारिश की अनगिनत बूंदों ने देखते ही देखते पूरे भव्य सीलिंग संरचना को भर दिया। स्तरित जल दीवारें। निंग की नजर उसकी ओर बढ़ते काले बालों पर टिकी थी। देखते ही देखते पानी के अतुलनीय रूप से मजबूत पर्दों की एक के बाद एक परतें घनीभूत होने लगीं। पिछले 6 महीनों में निंग ने वर्षा जल सूत्र विकसित कर लिया था और समझ और अंतर्दृष्टि के मामले में उसकी प्रगति वाकई काफी हुई थी। उसके वर्षा जल तलवार क्षेत्र के वर्षा जल की शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ गई थी और निंग ने इन जल पर्दों पर ध्यान केंद्रित करने में काफी समय बिताया था। वास्तव में उन्होंने स्तरित जलयुक्त दीवारें तकनीक को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया था और जटिलता के संदर्भ में ये वर्षा रेखा तकनीक के लगभग तुलनीय थी, सिवाय इसके कि इसका उद्देश्य अपने दुश्मनों पर दबाव डालना और उन्हें बांधना था। / काले बालों की अनगिनत लंटें निंग के पास आने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पानी के पर्दों की परतें अतुलनीय रूप से मजबूत और उलझाने वाली थीं। व्हाइट विच की यह तकनीक बिस्तर पर आनंद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि यह बांधने की शक्ति के लिहाज से असाधारण रूप से मजबूत थी, लेकिन बालों की उन लटों की सहज भेदन शक्ति के लिहाज से यह बहुत कमजोर थी। ये परतदार पानी की दीवारों को पार नहीं कर सकती थी। बालों की अनगिनत लंटें हवा में लहरा रही थीं, जिन्हें स्तरित जल दीवारों ने आसानी से रोक लिया था। वर्षा जल तलवार का क्षेत्र। सार्वभौमिक अग्नि का बालक भी खड़ा हो गया। उसने हड्डी को मेज के किनारे फेंक दिया और जी निंग को घूरने लगा। दाव क्षेत्र। वर्षा जल तलवार क्षेत्र। एक जिफू शिष्य जिसके पास दाव क्षेत्र है। सभी दुर्जेय आकृतियां जो शांति से इस युद्ध को देख रही थीं, अब स्तब्ध थीं। जिफू शिष्य स्तर के किसी व्यक्ति का दाव क्षेत्र स्तर तक पहुंचना, ये तो किसी किंवदंती से कम नहीं था। जिफू शिष्य स्तर पर उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था। एक जिफू शिष्य दाव क्षेत्र को समझने में सक्षम है। अरे नहीं, आज यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जब ये बात फैलेगी, अगर संप्रदाय को पता चलेगा कि मेरे कारण उसके जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया, तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। नॉर्थमोट फॉक्स के बगल में बैठे झो ली के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन के उदय ने सबको चौंका दिया था। निंग की बात करें तो वह हॉल में हमेशा की तरह शांत खड़ा था। हार मान लो, मैं तुम्हें बचने का रास्ता दूंगा। निंग वहीं खड़ा था, चारों ओर बारिश का पानी था। उसने दूर खड़ी व्हाइट विच की तरफ देखा। पुस्तक 7, अध्याय 12, वह कंकड़ जिसने 1000 कहानियों वाली लहर पैदा की। जी निंग को अपने वर्षा जल तलवार क्षेत्र की शक्ति का प्रदर्शन करते देख श्वेत चुड़ैल का हृदय तुरंत बर्फ की तरह ठंडा हो गया। जीवित रहने का कोई रास्ता? मेरे पास जीवित रहने का कौन सा रास्ता है? उसने तुरंत अपने शरीर में अपने संप्रदाय की गुप्त तकनीक को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसके रक्त, मांस और सार में मौजूद सभी तत्व संघनित होने लगे और उसके पूरे शरीर से एक रक्तिम चमक निकलने लगी। उसके जिफू की गहराई में छिपे 12 गू बग्स हिलने डुलने लगे। उसके घोंसले में रखे कीड़े भी हिलने डुलने लगे। हाय! दूर खड़े निंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्थमोट फॉक्स इस औरत को मौत से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। निंग ने तुरंत अपने वाटर फ्लेम लोड्स को मारने की तैयारी कर ली और इस औरत को सीधे येलो स्प्रिंग्स भेजने की योजना बना रहा था। लेकिन अचानक, हम हार मानते हैं, एक गहरी आवाज गूंजी। अरे! निंग ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से इधर उधर देखा। नॉर्थमोट फॉक्स अपने निजी कमरे में बहुत शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने निंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे युवा गुरुजी निंग जैसी प्रतिभा को देखने का मौका मिलेगा। आप तो बस एक शुरुआती जिफू शिष्य हैं और फिर भी आपने पहले ही एक दाव क्षेत्र को समझ लिया है। सराहनीय। मैं, नॉर्थमोट फॉक्स, युवा गुरुजी निंग के हाथों अपनी हार से पूरी तरह आश्वस्त हूँ। व्हाइट विच भी नॉर्थमोट फॉक्स की ओर आश्चर्य से देख रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि फॉक्स पहले कितना क्रूर और जंगली था। उसने जी निंग को मारने के लिए उस पर पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब पलक झपकते ही, हारने से पहले ही, फॉक्स ने हार मान ली थी। इस लड़ाई में वह फॉक्स का प्रतिनिधित्व कर रही थी और फॉक्स ही दांव लगा रहा था। इस तरह उसकी हार स्वीकारोक्ति के साथ ही लड़ाई समाप्त हो गई। वो युवा गुरुजी निंग विजयी हुए, मिस जियाई ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा। निंग को संबोधित करने का उनका तरीका बदल गया था।
पहले वह उन्हें उत्तरी पर्वत बाईवेई द्वारा भेजा गया अमर साधक कहती थीं, लेकिन अब वह उन्हें सीधे युवा गुरुजी निंग कहती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थीं कि एक ज़िफू शिष्य के लिए दाओ क्षेत्र में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का क्या अर्थ है। दाओ क्षेत्र एक ऐसा स्तर था जिस तक आमतौर पर केवल आदिम दाओवादी ही पहुंच पाते थे। एक ज़िफू शिष्य के लिए दाओ क्षेत्र को समझ पाना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कर पाता था, वह सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा थी, या शायद पुनर्जन्म लेने वाली एक महान शक्ति भी। उसने ऐसे लोगों के बारे में जो सुना था, उसके आधार पर जब तक वे जीवित रहेंगे उन्हें की शोधन की सर्वोत्तम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे आदिम दाओवादी बनेंगे। यदि यह कहा जाता था कि वह नॉर्थमोट बाईवेई और नॉर्थमोट फॉक्स के साथ उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण देखभाल के साथ व्यवहार करती थी, तो अब वह इस जी निंग के साथ उसकी जन्मजात भयानक प्रतिभा के कारण उसी देखभाल के साथ व्यवहार करती है। ये समझना जरूरी है, आदिम ताओवादी वास्तव में प्रभावशाली व्यक्ति थे। अगर कोई अमर बनने के लिए आगे बढ़ता तो स्टिलवाटर का मार्क्विसेट भी उससे मित्रता करने के लिए सक्रिय रूप से आगे आता। ऐसा व्यक्ति स्टिलवाटर कमांडरी की प्रमुख शक्तियों को प्रभावित करने में सक्षम होता। निंग जैसी अद्भुत प्रतिभा, जब तक वह जीवित रहता, उसके आदिम ताओवादी बनने की 100% संभावना होती। अमर बनने की बात, इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा थी। युवा मास्टर जी निंग, क्या आप एक और सट्टेबाजी द्वंद्व युद्ध जारी रखने वाले हैं? मिस सियाई ने निंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, और एक लोमड़ी आत्मा की तरह उसकी मुस्कान चकाचौंध कर देने वाली थी। हा हा हा, युवा मास्टर जी निंग ने अपने दाओ डोमेन का खुलासा करने के बाद कौन उनसे लड़ने की हिम्मत करेगा? हमारे लिए ऐसा कोई दूसरा ज़िफू शिष्य ढूंढना संभव नहीं है जिसने दाओ क्षेत्र को समझ लिया हो। हम जिसे भी भेजेंगे वह निश्चित रूप से हार जाएगा। सट्टेबाजी का ये द्वंद्व समाप्त हो जाए। सट्टेबाजी द्वंद्व युद्ध की इस श्रृंखला के लिए स्पिरिट फ्रूट वाइन युवा मास्टर बाईवेई और युवा मास्टर जी निंग को दी जाएगी। हर एक निजी कमरे से हंसी की आवाज गूंज उठी। चूंकि उन्हें निंग से कोई शिकायत नहीं थी, तो वे उसके जैसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति को क्यों नाराज करना चाहेंगे। हालांकि ये लोग अपने अपने संप्रदायों के कुलीन थे, और हालांकि उनमें से कई वांशियांक सिद्ध भी थे, फिर भी वांशियांक सिद्धों के लिए आदिम ताओवादी स्तर तक पहुंचना काफी कठिन था। दरअसल उन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि निंग की आत्मा पहले ही दिव्य भाव के स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर उन्हें पता भी चल जाता तो शायद वे पूरी तरह से अवाक रह जाते। ये समझना जरूरी है कि अपने रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन और दिव्य ज्ञान पर भरोसा करके निंग ने दाओवादी थरीलाइव्स द्वारा छोड़े गए दिव्य क्षमताओं के परीक्षण को भी पास कर लिया था, जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय पैदा हुए सबसे प्राचीन व्यक्तियों में से एक थे। इस प्रकार उसने स्टार सीजिंग हैंड हासिल कर लिया था। लेकिन निंग जानता था कि आज उसने जो प्रतिभा दिखाई थी वह काफी थी। दिव्य क्षमता, स्टार सीजिंग हैंड, वह इसे किसी को नहीं बता सकता था। अगर बताता तो मौत को दावत देता। बेशक वह इसका इस्तेमाल तो कर ही सकता था। आखिरकार अपनी राक्षसी प्रतिभा को देखते हुए अगर वह दूसरों की उम्मीदों से बढ़कर कोई हमला भी करता तो देखने वाले अपनी अपनी व्याख्याएं गढ़ लेते, जैसे कि निंग ने कोई खास दिव्य क्षमता सीख ली है, या उसके पास कोई अनोखा जादुई खजाना है, या उसकी समझ का स्तर बहुत ऊंचा है। संक्षेप में, उसके जैसी राक्षसी प्रतिभा के लिए शक्ति के राक्षसी स्तर को प्रकट करना स्वाभाविक था। युवा गुरुजी निंग। नॉर्थमोट फॉक्स अपने दूर वाले कमरे में था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, नॉर्थमोट बाईवेई और मेरे बीच हमेशा से अनबन रही है। पहले भी मैंने आपको नाराज किया था, लेकिन वह आपकी वजह से नहीं था, युवा गुरुजी निंग। मैंने जो किया वह नॉर्थमोट बाईवेई पर निशाना साधने के लिए किया था। फिर भी मैंने आपको नाराज किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। साथ ही मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, युवा गुरुजी निंग, कि नॉर्थमोट बाईवेई एक दोमुहा बाघ है। वह बहुत ही धोखेबाज है। उसके बहकावे में मत आना। निंग ने अपना सिर उठाया और उसे एक नजर देखा। क्या नॉर्थमोट लोमड़ी है? कितना जबरदस्त। पहले तो उसने ऐसी ही लाल आंखों वाली बहादुरी और अहंकार से काम लिया था, लेकिन अब निंग को अपना रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन दिखाते देखकर मानो उसके सिर पर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे वह जाग गया हो। इस तरह उसने तुरंत कहा कि उसकी पिछली हरकतें नॉर्थमोट बाईवेई के लिए थीं, ताकि उसके और निंग के बीच तनाव कम हो सके। साथ ही उसने निंग और बाईवेई के रिश्ते में भी दरार डालने की कोशिश की। और युवा गुरुजी निंग, अगर आप स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। फॉक्स हंसते हुए बोला। कुछ ही देर पहले उसने अहंकार से कहा था कि निंग स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड संप्रदाय में शामिल होने के बारे में भूल सकता है, लेकिन पलक झपकते ही उसने अपना सुर बदल दिया। निंग ने मन ही मन सोचा कि मार्क्विसेट के किसी भी युवा गुरु को कम नहीं आंका जा सकता। नॉर्थमोट फॉक्स, तुम सच में बेशर्मी से मुंहफट हो। स्कूल में दाखिले की बात, मेरे भाई जी निंग की प्रतिभा को देखते हुए वह किसी भी स्कूल में दाखिले ले सकता है। बाईवेई तुरंत हंसने लगा। जहां तक तुम्हारे हमारे बीच झगड़ा करवाने की बात है, स्टिलवाटर सिटी में हर कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा जानता है, और हर कोई यह भी जानता है कि मैं नॉर्थमोट बाईवेई कैसा इंसान हूँ। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने के बाद ही तुम उसके दिल की बात समझ पाओगे। अरे दोमुहे बाघ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दिखावे को ठीक से नहीं देख पाऊंगी? फॉक्स ने ठंडी हंसी। बाईवेई ने सिर हिलाया। ओह, तो मैं बस तुम्हारे समझने का इंतजार करूंगा। अचानक एक आकृति एक निजी कमरे से खिड़की के रास्ते बाहर निकली, जो प्रकाश की एक किरण की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। भव्य सीलिंग संरचना पहले ही बिखर चुकी थी, और वह आकृति सीधे निंग की ओर उड़ी।
निंग ने उस महिला की ओर देखा। वह लगभग 10 साल की लग रही थी और स्वाभाविक रूप से एक महान अनुग्रह से संपन्न थी। युवा गुरुजी निंग, मेरा नाम हुशुई है। मेरे दादा 1000 नदियों के स्कूल के नेता हैं। आपकी प्रतिभा को देखते हुए युवा गुरुजी निंग, अगर आप हमारे 1000 नदियों के स्कूल में प्रवेश लेने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे 1000 नदियों के स्कूल के अमर पूर्वज भी आपको अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार होंगे। बालों में हेयरपिन वाली वह सुंदर सुडौल युवती बोलते हुए हंसी और उसकी आवाज कानों को बहुत सुकून देने वाली थी। निंग ने आश्चर्य से हुशुई नाम की इस युवती की ओर देखा। 1000 नदियों वाला स्कूल, ये कौन सा स्कूल था? उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि स्टिलवाटर कमांड्री में जितने स्कूलों के बारे में वह जानता था, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। वह स्वेलो माउंटेन से आया था और उसका अनुभव काफी कम था। मिस हुशुई, हमारे स्टिलवाटर कमांड्री में आपका 1000 रिवर्स स्कूल टॉप 10 में भी नहीं है। आप चाहती हैं कि युवा मास्टर जी निंग आपके 1000 रिवर्स स्कूल में शामिल हों? हाँ, क्या आप थोड़ी जिद नहीं कर रही हैं? एक काले वस्त्रधारी आदमी भी नीचे आया। स्वूश स्वूश स्वूश, एक के बाद एक आकृतियां तुरंत नीचे उड़ी और नॉर्थमोट बाइवेई और हुन वूजी भी नीचे उड़ाए। बाइवेई ने जल्दी से निंग को संदेश भेजा, जी निंग, अभी इनमें से किसी भी स्कूल में दाखिला मत लेना। ठीक है। निंग भी उतावलेपन या जल्दबाजी में काम न करने के सिद्धांत को समझता था। स्टिलवाटर कमांड्री में कई स्कूल थे और विभिन्न गठबंधनों और स्कूलों के बीच संबंध बहुत जटिल हो सकते थे। उसके लिए स्कूल चुनना एक बड़ा मामला था। स्वाभाविक रूप से उसे सावधानी बरतनी थी। निंग ने तुरंत सभी शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर देखा। उनमें से कुछ ही प्रमुख विद्यालयों की शाखाओं से थे, अन्य जनजातियों और संप्रदायों के सदस्य थे। कुछ तो बस निंग से दोस्ती करना चाहते थे। उसके जैसा वीर व्यक्ति, वे उससे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहेंगे? ईर्ष्या के बारे में शायद उनके मन में उसके प्रति थोड़ी ईर्ष्या थी, लेकिन वे सभी समझते थे कि स्टिलवाटर कमांड्री अनगिनत प्रतिभाओं से भरी हुई है। अगर वे इस या उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते रहे तो उन्हें अमर बनने के लिए प्रशिक्षण लेने की जहमत ही नहीं उठानी चाहिए। सब लोग, निंग ने जल्दी से कहा, मैं अभी कुछ ही देर पहले स्टिलवाटर कमांड्री पहुंचा हूं। किसी स्कूल में दाखिला लेना एक बड़ा मामला है और मुझे इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं इतने कम समय में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाऊंगा। हाँ, सच है, इतने बड़े मामले में कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता। युवा गुरुजी निंग, मैं मेंग कबीले की मेंग शान हूँ। युवा गुरुजी निंग। सभी आपस में बातचीत करने लगे। अमर साधकों की स्मरण शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती थी, इसलिए निंग ने जल्दी ही सबके नाम याद कर लिए। सच तो ये था कि कई ऐसे पात्र थे जिन्होंने इससे पहले खुद को प्रकट नहीं किया था। निंग अब उनसे एक एक करके मिला और अब उसे सचमुच समझ आया कि स्टिलवाटर कमांड्री दुबके हुए बागों और छिपे हुए ड्रैगन का अड्डा है। जी निंग, तलवारबाजी। यूनिवर्सल फायर के लड़के ने निंग से भी कुछ शब्द कहे, फिर चला गया। अपने सेवक को केयरफ्री केविन्स से बाहर ले जाते हुए उसने भौहें सिकोड़ी और निंग के बारे में मन ही मन सोचने लगा। चूंकि उसने स्टिलवाटर कमांड्री में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया है, अगर वह किसी बड़ी शक्ति का पुनर्जन्म है तो अपने पिछले जन्म में उसे भी स्टिलवाटर कमांड्री में ही रहना चाहिए था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में मैंने तलवारबाजी में निपुण किसी भी बड़ी शक्ति के पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने के बारे में नहीं सुना। अगर उनका पुनर्जन्म भी हुआ तो उनके अमर मित्रों को उनका स्वागत करने के लिए यहाँ होना चाहिए। वे स्वेच्छा से किसी स्कूल में क्यों शामिल होना चाहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई हो और पिछले जन्म में वह हमारे स्टिलवाटर कमांड्री में नहीं रहा हो? या कोई और कारण है? यूनिवर्सल फायर का लड़का इस सवाल पर विचार करता रहा। एक पुनर्जन्म प्राप्त अमर प्राणी के रूप में वह इस जीवन में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा था। उसके पिछले जन्म की यादें अभी भी धुंधली और धुंधली थीं। बीच बीच में कोई स्मृति उसके मन में कौंध जाती या उसे अचानक ऐसा महसूस होता कि कोई चीज उसे बहुत परिचित लग रही है। हालांकि उसके पिछले जन्म की स्मृतियां अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई थीं, फिर भी संरचनाओं को समझने और ताव को समझने की उसकी क्षमता आश्चर्यजनक गति से बढ़ी थी। स्पष्ट रूप से वह अपने पिछले जन्म की छिपी हुई स्मृतियों से लाभान्वित हो रहा था। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसकी स्मृतियां और भी स्पष्ट होती गईं और एक दिन उसे अपनी पिछली स्मृतियां पूरी तरह से वापस मिल गईं। लेकिन निस्संदेह कुछ सचमुच बड़ी शक्तियां भी थीं जो सीधे उनकी स्मृतियों को जागृत कर सकती थीं। लेकिन यह अत्यंत कठिन था। नॉर्थमोट फॉक्स भी निंग से कुछ बातें कहने के लिए ऊपर गया। उसने बाइवेई से भी बहस की और फिर अपने नौकरों के दल को वहां से ले गया। अपनी गाड़ी में फॉक्स अकेला बैठा था। उसकी भौहें तन रही थीं। वह केयरफ्री केविन्स में हुई हर घटना के बारे में सोच रहा था, बाइवेई से उसके द्वारा कहे गए पहले शब्दों से लेकर। उसने बहुत ध्यान से सोचा। नॉर्थमोट बाइवेई के खिलाफ लड़ना एक बात है, ये जी निंग इसमें कैसे शामिल हो गया? ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में अपार क्षमता है। भविष्य में वह स्टिलवाटर कमांड्री की प्रमुख शक्तियों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली हो सकता है। यहाँ तक कि यह सवाल भी कि मेरे पिता स्टिलवाटर के मार्क्विस बन पाएंगे या नहीं। फॉक्स ने भौहें चढ़ा लीं और इस बात पर विचार करना जारी रखा। वास्तव में अगले मार्क्विस के पद के लिए नॉर्थमोट कबीले में कई संभावित उम्मीदवार थे। जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उसके उतने ही ज्यादा समर्थक होंगे। स्वाभाविक रूप से स्टिलवाटर का अगला मार्क्विस बनने की उसकी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। उफ, नॉर्थमोट बाइवेई का सामना असल में उसके जैसे राक्षस से हुआ था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। फॉक्स ने दांत पीसकर सिर हिलाया। निंग ने हुन वूजी को विदाई दी,
फिर नॉर्थमोट बाईवे के पीछे पीछे एक बार फिर 9 स्टार अमर गाड़ी तक गया। गाड़ी के अंदर व्हाइट वाटर हाउंड एक तरफ लेटा हुआ था, जबकि बाईवे और निंग दोनों बैठे थे। बाईवे के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बेहद खुश था। उसने जल्दी से कहा, जी निंग, इस बार तुमने जो रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन दिखाया उसने वहां मौजूद सभी लोगों को सचमुच दंग कर दिया। तुमने देखा नहीं कि नॉर्थमोट फॉक्स का चेहरा एकदम से कैसे बदल गया। मैं इस बदमाश को अच्छी तरह समझता हूँ। हालांकि वह दुष्ट और घमंडी है, लेकिन वह अपना रवैया भी बहुत जल्दी बदल सकता है। यह उसकी दुर्लभ खूबियों में से एक है। अभी के लिए मेरे साथ रहो। मेरी संपत्ति में मेहमानों के लिए कई जगहें आरक्षित हैं। इस बार तुमने सचमुच अपना नाम कमाया है। केयरफ्री केविन्स में बहुत से लोग थे और तुम्हारी इस लड़ाई की खबर जल्द ही कई स्कूलों और संप्रदायों तक फैल जाएगी। निश्चित रूप से कई लोग ऐसे भी होंगे जो तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने साथ शामिल होते देखना चाहेंगे। अगर तुम मेरे घर में रहोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कल मैं तुम्हारे लिए एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करूंगा जो तुम्हें स्टिलवाटर कमांडरी के सभी बड़े अधिकारियों से परिचित कराएगी। स्वाभाविक रूप से इसमें विभिन्न स्कूलों की जानकारी भी शामिल होगी। तुम इसके आधार पर एक अच्छा चुनाव कर सकते हो। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, तो फिर मुझे इसके लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, भाई बाईवे। पुस्तक 7, अध्याय 13, नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर। रात काफी हो चुकी थी। अर्धचंद्राकार चांद की रोशनी इस विशाल प्राचीन शहर पर पड़ रही थी। इसके भीतर एक 9 स्टार अमर रथ था जो आग की लपटों से घिरा हुआ था और नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर एस्टेट में प्रवेश कर रहा था। युवा स्वामी। देर रात तक तैनात सभी पहरेदारों ने आदरपूर्वक गाड़ी की ओर आवाज लगाए। नॉर्थमोट बाईवे ने व्हाइट वाटर हाउंड जी निंग और उसकी दासी को गाड़ी से बाहर निकाला और फिर 9 स्टार इमोर्टल गाड़ी बिना किसी नियंत्रण के अपने आप ही एस्टेट में प्रवेश कर गई। चलो चलें, बाईवे ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें आगे ले गया। निंग ने ध्यान से चारों ओर देखा। जिस दरवाजे से वे अंदर जा रहे थे वह एक साइड वाला दरवाजा था। कितना बड़ा! जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए दृश्य लगातार बदलते रहे और हर जगह मंडप और इमारतें दिखाई देने लगीं। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। 10 किलोमीटर से भी ज्यादा परिधि वाला एक एस्टेट। इसकी तुलना पृथ्वी पर मेरे पिछले जन्म में देखे गए कुछ शहरों से की जा सकती है। इस बगीचे में आइए, यहीं हमारे सभी मेहमान ठहरते हैं। बाईवे कमल की पंखुड़ियों की एक श्रृंखला के ऊपर आगे बढ़ रही थी जो पानी के एक बड़े कुंड के ऊपर एक रास्ता बना रही थी। उनके चारों ओर तरह तरह की मछलियां भी थीं और पानी के नीचे कुछ चमकीले मोती थे। उनकी रोशनी से पूरा कुंड अमर लोगों के लिए एक ज़र्द झील जैसा लग रहा था। एक शांत निजी आंगन में। भाई जी निंग, आप यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं। आमतौर पर स्कूल 12वें चंद्र मास में नए छात्रों को प्रवेश देते हैं, बाईवे ने हंसते हुए कहा। कल मैं स्टिलवाटर कमांडरी की विभिन्न प्रमुख शक्तियों का विवरण देने वाली एक पुस्तक आपके लिए मंगवाऊंगा। आप सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं और आप अक्सर टहलने भी आ सकते हैं और बाहरी दुनिया में चल रही बातचीत सुन सकते हैं। उसके बाद ही आपको तय करना होगा कि आपको किस स्कूल में दाखिला लेना है। निंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। बाईवे ने आगे कहा, ठीक है, काफी देर हो चुकी है और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो नौकरों को बता देना। मैं अभी चलता हूँ। यह निवास स्पष्ट रूप से अतिथि सत्कार के लिए था। ये काफी बड़ा और विशाल था और इस निवास के भीतर 5 इमारतें थीं और 12 नौकरानियां थीं जिन्हें कभी भी बुलाया जा सकता था और सभी सुंदर फूलों जैसी महिलाएं थीं। युवा स्वामी, सभी 12 दासियों ने झुककर प्रणाम किया। उनका नेता एक लंबा दुबला पतला जियांटियन प्राणी था। मेरे लिए स्नान की तैयारी करो, निंग ने निर्देश दिया। नहाते समय मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई परेशानी हो। हाँ, लंबी दुबले पतले ने उसकी आज्ञा मान ली। लगभग सभी अमर साधकों में अत्यंत उत्तम आत्मनियंत्रण था। यहाँ तक कि जो लोग कामुक थे वे भी स्त्री को केवल भोग का साधन ही मानते थे। उदाहरण के लिए नॉर्थमोट फॉक्स जैसा व्यक्ति भी जब आवश्यक समझता तो व्हाइट विच को उसकी मृत्यु का आदेश दे देता। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर चिकने पॉलिश किए हुए पत्थर से बने एक विशाल बाथटब के अंदर चारों तरफ गर्म हवा भाप बनकर उड़ रही थी। निंग बाथटब में लेटा हुआ था, उसका सिर तकिए पर टिका हुआ था। उसके हाथों में फलों और शराब से भरी एक ट्रे थी। निंग बेटा, बाथटब के पास आराम कर रहे व्हाइट वाटर हाउंड ने निंग की तरफ देखा। आज तुमने अपने कारनामों से सबको चौंका दिया और वो भी केयरफ्री केविन्स में, जो पूरे स्टिलवाटर कमांडरी के सबसे बेहतरीन मनोरंजन स्थलों में से एक है। ये खबर जरूर तेजी से फैलेगी। क्या तुमने ये सब के इरादे से किया था? ठीक है, आज मेरा इरादा सबको चौंका देने का था, निंग ने कहा। जिन लोगों से मुझे सचमुच शिकायत है वे सिर्फ स्नोड्रैगन पर्वत के लोग हैं। मेरे और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच कोई समस्या नहीं है। एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक जिससे उन्हें कोई शिकायत नहीं है, जो अभी अभी जिफू की प्रारंभिक अवस्था में पहुंचा है और एक संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। वे मुझे अपने स्कूलों में शामिल करने या मुझसे दोस्ती करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक मेरे एकमात्र दुश्मन स्नोड्रैगन माउंटेन की बात है, मुझे नहीं पता कि वे अब भी मुझ पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। अगर दे भी रहे हैं तो मैं इस समय नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर एस्टेट में हूँ। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, निंग ने कहा। ठीक है, व्हाइट वाटर हाउंड ने सिर हिलाया। अगर मेरी भविष्यवाणियां सही हैं, निंग ने गंभीरता से कहा, शायद कल बाईवे के पिता नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर मुझसे मिलने आएंगे। निंग की दिव्य इंद्रिय असाधारण रूप से संवेदनशील थी। उसे तुरंत पता चल गया कि यहाँ कोई गुप्तचर उपकरण या निगरानी उपकरण नहीं थे। यह मेहमानों के स्वागत की जगह थी।
अगर मेहमानों को पता चल गया कि उन पर नजर रखी जा रही है तो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। एक अंधेरी जगह में काली वर्दी पहने एक लंबा हट्टा कट्टा गंजा आदमी एक लाल चट्टान के ऊपर पद्मासन में बैठा था। फिसल जाओ। 300 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक विशालकाय काला सांप इस अंधेरे क्षेत्र में कुंडली मारे बैठा था। यह विशालकाय काला जीव सांप जैसा दिखता था, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता था कि यह पूरी तरह से काली लपटों से बना था। इसके शल्क, नुकीले दांत और शरीर सभी अनगिनत काली लपटों से बने थे। काली लपटें इस क्षेत्र के चारों ओर घूम रही थीं और सांप का सिर गंजे आदमी के सिर के पास था। अरे! काली वर्दी वाले गंजे आदमी ने भौहें सिकोड़ी, फिर आंखें खोलीं। उसकी निगाहें बिजली की तरह थीं, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थीं। फुफ! उसने सांस छोड़ी और तुरंत उसके चारों ओर का काला जलता हुआ सांप अनगिनत काली लपटों में बदल गया और बेतहाशा उसके मुंह में घुस गया। उसने उसे अपने पेट में निगल लिया। बाईवेई, अंदर आओ, गंजे, काली वर्दी वाले ने आदेश दिया। चरमराहट। इस अंधेरी जगह में एक दरवाजा दिखाई दिया और बाईवेई अंदर आया। उसने आदरपूर्वक कहा, पिताजी, मेरे पास एक खबर है। यह व्यक्ति स्टिलवाटर का अगला मार्क्विस बनने का एक विस्मयकारी संभावित उम्मीदवार था। नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर, ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति सचमुच आकाश को हिला देने में सक्षम थी। बोलो। नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर ने तिरस्कारपूर्वक अपनी आंखों के कोने से अपने बेटे की ओर देखा। बाईवेई ने तुरंत ही केयरफ्री केविन्स में हुई आज की घटनाओं को बड़ी स्पष्टता से याद कर लिया। ब्लैक टाइगर ने ये सुनकर भौहें चढ़ा दी। किसी महाशक्ति का पुनर्जन्म, ब्लैक टाइगर ने मन ही मन सोचा। अगर वह पुनर्जन्म लेने वाला अमर है तो उसे उसके पूर्वजन्म के मित्रों ने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया होता। उसने किसी स्कूल में प्रवेश क्यों चुना? बाईवेई चुपचाप किनारे पर खड़ा इंतजार करता रहा। बाईवेई, ब्लैक टाइगर ने हल्के से सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि तुम उसके जैसा दोस्त बना पा रहे हो। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। बहुत देर हो गई है। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, बाईवेई ने कहा और फिर तुरंत उस अंधेरी जगह से चला गया। अंधेरे में ब्लैक टाइगर लगातार सोच रहा था। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था। विभिन्न संप्रदाय, कुल, संप्रदाय और राक्षसी देवता। मैंने पिछले 20 सालों में किसी के पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने के बारे में नहीं सुना। हालांकि इस व्यक्ति का इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचना, भले ही वह किसी महान व्यक्ति का पुनर्जन्म न हो, उसे कर्म के किसी अविश्वसनीय भाग्य का सामना जरूर करना पड़ा होगा। फुफ! ब्लैक टाइगर ने अब इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना मुंह खोला और उसमें से अनगिनत लपटें निकलीं और देखते ही देखते उसके चारों ओर काली लपटों का एक विशाल सर्प फिर से बन गया। यह विशाल सर्प इस अंधेरे क्षेत्र में बिल्कुल सहज लग रहा था। अगली सुबह सुनहरा कौवा आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। उसकी रोशनी पूरे स्टिलवाटर शहर को ढक रही थी। स्टिलवाटर शहर के नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर एस्टेट में, उस घर के अंदर जहां निंग उस समय रहता था, वह एक मेज के सामने बैठा था जो फलों और शराब से सजी थी। निंग की उंगलियां फल तोड़ने के अंदाज में फैली हुई थीं और उनके बीच एक जलज्वाला कमल लटका हुआ था जो लगातार घूम रहा था। जल, अग्नि, वायु, निंग ने धीरे से मन ही मन सोचा। जलज्वाला कमल, ये दाव के 3 अलग अलग सच्चे अर्थों से बना है। अग्नि, जल और वायु, ये तीनों मिलकर इसे बनाते हैं। जल के संदर्भ में मैंने अपने वर्षा जल तलवार क्षेत्र को समझ लिया है, लेकिन अग्नि और वायु के मामले में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। निंग अपनी उंगलियों और उनके बीच घूमते जलज्वाला कमल को घूर रहा था। उसने अपने भीतर छिपे रहस्यों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उनमें गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। अपनी वर्तमान अंतर्दृष्टि के स्तर पर वह केवल एक विचार से ही दाव को छू सकता था। अचानक एक नौकरानी दूर से दौड़ी हुई आई। निंग की उंगलियों के बीच का जलज्वाला कमल हवा में गायब हो गया। युवा स्वामी बाईवेई ने संदेश भेजा है। वह तुरंत ही संपत्ति के स्वामी के साथ आपसे मिलने आएंगे। नौकरानी का चेहरा घबराहट से भर गया। जागीर का मालिक, निंग ने भौहें चढ़ाईं, फिर तुरंत उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं समझ गया, अब आप जा सकते हैं। हाँ, नौकरानी तुरंत चली गई। जायदाद का मालिक, नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर, तो वह सचमुच आया था। हालांकि निंग की इच्छा शक्ति और संकल्प दृढ़ था, फिर भी स्टिलवाटर के इस संभावित अगले मार्क्विस के सामने उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। उसके बगल में लेटा व्हाइट वाटर हाउंड भी उठ खड़ा हुआ। आओ, निंग ने कहा, चलो उसका स्वागत करते हैं। वह तुरंत व्हाइट वाटर हाउंड को दरवाजे की ओर ले गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने दूर से 3 आकृतियां दिखाईं। बीच में चल रहा व्यक्ति काली वर्दी पहने एक गंजा आदमी था जो बेहद वीर और प्रभावशाली लग रहा था। इस गंजे आदमी की आंखें मानो खाई जितनी गहरी थीं, और जैसे जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह आसपास के ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो गया हो। एक अदृश्य राजसी उपस्थिति निंग की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जिससे निंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस भी नहीं ले पा रहा हो। खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक। निंग ने इस व्यक्ति को देखा, लेकिन उसके दिल में उसे आने वाले जबरदस्त खतरे का एक अकथनीय एहसास था। निंग समझ सकता था कि ऐसा इसलिए नहीं था कि वह आसन खतरे में था, बल्कि ऐसा इसलिए था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था और संभवतः वह उसे प्रतिरोध करने का मौका दिए बिना ही तुरंत मार सकता था। तो वो नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर है। उसका आभामंडल इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? निंग मन ही मन चौंक गया। बाईवेई एक शालीन, आकर्षक युवा स्वामी था, लेकिन उसका पिता ब्लैक टाइगर एक प्राचीन राक्षस जैसा था जो अनगिनत युगों से छिपा हुआ था, असीम बर्बरता और प्रभुत्व से भरा हुआ।
उसकी आंखों में नजर, उसके चलने का अंदाज, सब कुछ बर्बरता से भरा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन आदिम जानवर ऊपर से चला आ रहा हो। किसी का आभामंडल कई सालों में बना था। निंग को ये बात हैरान कर रही थी कि उन दोनों, पिता और पुत्र, का आभामंडल बिल्कुल अलग अलग था। उसके बगल में दोनों, निंग ने उनकी तरफ देखा। ब्लैक टाइगर के एक तरफ उसका बेटा बाइवेई था, दूसरी तरफ एक पीले चेहरे वाला, बिना दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े की 2 त्रिकोणीय पुतलियों वाली आंखें थीं। मुस्कुराते हुए भी वह दूसरों को एक भयावह, ठंडा एहसास देता था। इस बूढ़े आदमी को देखते ही निंग को तुरंत एहसास हुआ कि वह भी कितना भयानक था। अगर ब्लैक टाइगर को एक प्राचीन, आदिम जानवर कहा जा सकता है, तो ये बूढ़ा आदमी एक बर्फीले, भयावह वाइपर जैसा था। अगर कोई उस पर ध्यान न दे तो शायद उसकी मौजूदगी का एहसास भी न हो, लेकिन ध्यान से उस पर ध्यान देने पर पता चलता कि वह कितना भयावह था, खतरनाक। निंग को भी एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी कितना भयानक था। नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर, त्रिकोणीय पुतलियों वाला बूढ़ा, इन दोनों ने निंग को जो खतरे का एहसास कराया था वह अविश्वसनीय रूप से प्रबल था। यहाँ तक कि वह जूम हो गई जिससे उसका सामना हुआ था भी इन दोनों के सामने एक कमजोर चींटी से ज्यादा कुछ नहीं थी। कितनी ताकत है, वे बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्टिलवाटर का अगला मार्क्विस बनने में सक्षम है, निंग ने मन ही मन कहा। लेकिन जाहिर है निंग की आत्मा बेहद शक्तिशाली थी, इसलिए वह सतही तौर पर अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था। हा हा हा, ब्लैक टाइगर जोर से हंसा और उसकी वीरतापूर्ण उदात्त हंसी से आसपास का वातावरण कांप उठा। मैंने बाइवेई को अपने दोस्त की बेशुमार तारीफ करते सुना था, पर मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। अब जब मुझे उसे खुद देखने का मौका मिला है तो वह वाकई असाधारण है। एक ज़िफू शिष्य जो बिना पलक झपकाए मेरे सामने खड़ा है, ऐसे लोगों की संख्या तो मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ। मैं तुम्हें देखने आया था। बुरा नहीं, बुरा नहीं, ब्लैक टाइगर हंसा। आज मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए मैं देर नहीं करूंगा। आगे से जब तुम किसी स्कूल में दाखिला लोगे तो तुम अक्सर मेरे घर आना जाना। बाइवेई खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा दोस्त मिला है। भाई बाइवेई से दोस्ती करना मेरा भी सौभाग्य है। जी निंग। निंग ने विनम्रता और सम्मान के साथ बात की। ब्लैक टाइगर जोर से हंसा, फिर त्रिकोणीय पुतलियों वाले बूढ़े के साथ चला गया। बूढ़े ने निंग को एक लंबी नजर से देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। वे दोनों चले गए। वाह, बाइवेई ने एक लंबी सांस ली। वह आधा मुड़ा, पहले ये देखने की कोशिश की कि उसके पिता चले गए हैं। तभी वह पूरी तरह शांत हुआ। इतने साल हो गए, लेकिन जब भी मैं अपने पिता के सामने होता हूँ, मैं अब भी बहुत घबरा जाता हूँ। पुस्तक 7, अध्याय 14, अश्वेत श्वेत कॉलेज। ठीक है जी निंग, इस किताब में स्टिलवाटर कमांड्री में स्थित सभी प्रमुख शक्तियों का रिकॉर्ड है। ये काफी विस्तृत है। नॉर्थमोस्ट बाइवेई ने हाथ हिलाया और 1 फुट लंबी किताब, जो ढाल जितनी विशाल और भारी लग रही थी, प्रकट हुई। इस किताब के कवर पर एक भी शब्द नहीं था। उसने उसे सीधे आगे बढ़ा दिया। निंग उस विशाल, ढाल जितनी बड़ी किताब को घूरता रहा। उसने पलकें झपकाईं। ये तो बहुत बड़ी है। नॉर्थमोस्ट बाइवेई हंसने लगा। सोचो, स्टिलवाटर कमांड्री कितनी बड़ी है। इस किताब में स्टिलवाटर कमांड्री की हर शक्ति का विस्तृत विवरण है, और यहाँ तक कि इसमें कुछ जादुई खजानों और तकनीकों का भी वर्णन है जो हर संप्रदाय के ज्यादा महत्वपूर्ण अमर साधकों के पास होती हैं। इतना विस्तृत, निंग हैरान रह गया। मैं बस एक स्कूल चुनना चाहता हूँ जहाँ दाखिला हो। बाइवेई मुस्कुराया। मैं कुछ संकलित करने में व्यस्त नहीं था, इसलिए मैंने अपने एस्टेट से क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख शक्तियों के बारे में पहले से मौजूद खुफिया रिपोर्ट की एक प्रति तैयार करवा ली। ये काफी निम्न स्तर की गोपनीय रिपोर्ट है। इसका अति गोपनीय संस्करण सैकड़ों किताबों में लिखा है। निंग अवाक रह गया। उसे बस ये सोचना था कि वह किस स्कूल में दाखिला लेगा, लेकिन बाइवेई ने पूरी खुफिया रिपोर्ट तैयार कर ली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके कवर पर एक शब्द भी नहीं था। ले लो, बाइवेई ने कहा। निंग ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। बाइवेई ने आगे कहा, मुझे लगता है कि इस खुफिया रिपोर्ट को पढ़ने में आपको काफी समय लगेगा। दरअसल भाईजी निंग, आपकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए, अगर आपको किसी स्कूल में प्रवेश लेना है तो आपको स्टिलवाटर कमांड्री के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक चुनना होगा। हमारे स्टिलवाटर कमांड्री में रिंड्रेगन गार्ड और मार्क्विसेट के अलावा कुल 8 सर्वोच्च शक्तियां हैं। मैं आपको उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। बाद में जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप इसे और भी तेजी से पढ़ पाएंगे। निंग ने सिर हिलाया। ये 8 सर्वोच्च शक्तियां 3 प्रमुख संप्रदायों, 3 प्रमुख जनजातियों और 2 प्रमुख चर्चों में विभाजित हैं, बाइवेई ने गंभीरता से कहा। इन सभी का इतिहास अतुलनीय रूप से लंबा है और उनकी जड़ें अथाह गहरी हैं। हालांकि कुछ अन्य शक्तियों के पास अमर देवता हो सकते हैं, लेकिन इन 8 सर्वोच्च शक्तियों की तुलना में उनमें अभी भी कुछ कमी है। हो सकता है कि उनके अमर देवता पर्याप्त रूप से मजबूत न हो, या उनकी नींव थोड़ी अस्थिर हो, या हो सकता है कि वे लंबे समय तक अस्तित्व में न रहे हों। 3 प्रमुख स्कूल ब्लैक व्हाइट कॉलेज, स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट और 100 फ्लावर्स फेयरीलैंड हैं, बाइवेई ने कहा। ये तीनों स्कूल स्टिलवाटर कमांड्री के बाकी सभी स्कूलों से कहीं बेहतर हैं। थाउजेंड रिवर्स स्कूल, नॉर्थ रिवर स्कूल, ये तीनों इन 3 प्रमुख स्कूलों से कहीं कमजोर हैं। तीनों की पृष्ठभूमि अविश्वसनीय है। स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट तीनों में से एकमात्र ऐसा है जो तलवारबाजी पर केंद्रित है। इसके कई अनुयायी हैं और दूसरों के बीच खूनी संघर्ष करके ही इस संप्रदाय के कुलीन लोग शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। बाइवेई ने आगे कहा, हालांकि इसके बारे में बहुत हो गया, आप इसके बारे में तो जानते ही हैं। निंग ने सिर हिलाया।
कृपया बाकी 2 का वर्णन करें। बाइवेई मुस्कुराई। 100 फूलों का परिलोक केवल महिला शिष्यों को ही स्वीकार करता है। चूंकि वे केवल महिला शिष्यों को ही स्वीकार करते हैं, इसलिए चाहे आप कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, जी निंग, आप प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यह विद्यालय एक स्वतंत्र आयाम में स्थित है जिसे एक महान शक्ति ने अकेले ही स्थापित किया है। उस स्थान को 100 फूलों का परिलोक कहा जाता है। एक स्वतंत्र आयाम स्थापित किया। निंग की अपनी पानी के नीचे की संपत्ति भी अपने स्वयं के आयाम में थी। मेरा स्काईस्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है और मैं 100 फूलों वाले परिलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर काले गोरे कॉलेज का क्या? निंग ने पूछा। बाइवेई हंस पड़ी। अभी काले गोरे कॉलेज की बात नहीं करते। क्यों नहीं? निंग ने तत्परता से पूछा। मेरे पास अपने कारण हैं, बाइवेई ने कहा। अब मैं 8 महाशक्तियों के 3 प्रमुख कबीलों का वर्णन करता हूँ। वे हैं ईस्ट रिवर कबीला, ड्रैगन हंटर कबीला और ब्लूवुड कबीला। ड्रैगन हंटर कबीले के पास धनुर्धारियों के लिए उपयुक्त एक दिव्य क्षमता है जिसे वह किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सिखाता, बाइवेई ने कहा। ये ड्रैगन हंटर कबीला अक्सर कुछ सचमुच शक्तिशाली गुरु धनुर्धर पैदा करता है। गुरु धनुर्धर, खासकर बेहद शक्तिशाली, उच्च स्तरीय। वे अपनी दिव्य इंद्रिय से अपने दुश्मनों को दूर से 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी पर ढूंढ सकते हैं, फिर अपना तीर छोड़कर उस दूरी से अपने दुश्मनों को बुरी तरह घायल कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। अगर वे अपने दुश्मनों को मार नहीं भी पाते तो भी वे तुरंत पीछे हट सकते हैं। निंग की आंखें चमक उठीं। उसके पास खुद एक दिव्य इंद्रिय थी जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक पहुंच सकती थी। इसके अलावा उसकी दिव्य क्षमता, तारों को पकड़ने वाला हाथ, उसके हाथों की शक्ति को भयानक स्तर तक पहुंचा देती थी। वह एक हाथ से धनुष पकड़ सकता था और दूसरे से तीर चला सकता था। ईस्ट रिवर कबीला, वे पानी पर नियंत्रण रखने में बेहद कुशल हैं। मैं आपसे जोर देकर कहता हूँ कि आप जलीय वातावरण में ईस्ट रिवर कबीले के विशेषज्ञों से न लड़ें। ब्लूवुड कबीला इन 3 प्रमुख कबीलों में सबसे पुराना है, उम्र में हमारे नॉर्थमोस्ट कबीले के बराबर। यह एक ऐसा कबीला है जिसकी स्थापना फिंडगॉड युग में हुई थी, बाइवेई ने कहा। ब्लूवुड कबीला गोलेम और संरचनाओं को नियंत्रित करने में बेहद कुशल है और स्टिलवाटर कमांडरी के भीतर कई संरचनाएं उन्हीं ने प्रदान की थीं। अनगिनत वर्षों में कौन जाने ब्लूवुड कबीले ने कितनी शक्तिशाली संरचनाएं एकत्रित की हैं। वे भी एक ऐसी शक्ति हैं जिनका कोई विरोध नहीं करना चाहता। निंग ने सिर हिलाया। 3 बड़े स्कूल, 3 बड़ी जनजातियां, सभी असाधारण थे। 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, स्वर्गीय संत चर्च और रक्त देवता चर्च, बाइवेई ने कहा। स्वर्गीय संत चर्च एक उदार और ईमानदार तरीके से काम करता है, लेकिन साथ ही दबंग भी है। वे बहुत लंबे समय से अस्तित्व में हैं और वे असाधारण रूप से रहस्यमय भी हैं। ब्लड गॉड चर्च की स्थापना 60 करोड़ साल पहले हुई थी। ये बेहद दुष्ट और सनकी है। ब्लड गॉड चर्च के सदस्यों को पागल कहा जा सकता है। वे अक्सर बड़े पाप करते हैं और फिर रिंगड्रैगन गार्ड्स द्वारा पीछा किए जाने और हमले का शिकार होते हैं। रिंगड्रैगन गार्ड्स उनका पीछा करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। निंग ने हैरानी से पूछा। बाइवेई मुस्कुराई। जी निंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कर्मफल जैसी कोई चीज होती है ना? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। बेशक उसे पता था। अपने संचित पुण्य कर्मों के कारण ही पाताल लोक में भेजे जाने के बाद उसे स्वर्ग लोक में पुनर्जन्म लेने का आदेश मिला था। हालांकि पाताल लोक में हुई उस अशांति के कारण वह फिर से नश्वर लोक में प्रवेश कर गया था। अगर वह तुरंत प्रतिक्रिया न दे पाता तो शायद उसकी आत्मा ही चकनाचूर हो जाती। परोपकार करने से सकारात्मक कर्म संचित होते हैं, दुष्टता से काम करने से पाप उत्पन्न होता है, बाइवेई ने कहा। आपके कर्म जितने अधिक होंगे, स्वर्ग आपको उतना ही अधिक प्यार करेगा और आपका भाग्य उतना ही अधिक होगा। लेकिन अगर आपके पाप बहुत अधिक हैं, तो आपकी 3 विपत्तियां और 9 क्लेश बहुत भयानक होंगे और आपका भाग्य भी कम हो जाएगा। जिन प्राणियों ने घोर पाप किए हैं, उन्हें मारने से महान कर्म पुण्य संचित होंगे, बाइवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। रिंगड्रैगन गार्ड ग्रैंडजिया राजवंश की सेना के रूप में कार्य करता है। ग्रैंडजिया राजवंश के आदेशानुसार वे उन लोगों को खोजकर मार डालेंगे जिन्होंने घोर पाप किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पूरे ग्रैंडजिया राजवंश के कर्म पुण्य में वृद्धि होगी और इस प्रकार ग्रैंडजिया राजवंश का भाग्य लगातार उज्जवल होता जाएगा और उसकी नींव लगातार मजबूत होती जाएगी। निंग हैरान था। तो क्या दुनिया भर के रिंगड्रैगन गार्ड्स गंभीर पाप करने वालों का पीछा करते हैं? ग्रैंडजिया राजवंश का भाग्य सुधारने के लिए उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो पता चला कि सब कुछ बहुत आसान है। जिन लोगों ने कर्म पुण्य किया है, उनके चारों ओर एक स्वच्छ आभामंडल घूमता रहेगा, लेकिन पापियों के चारों ओर एक संक्षारक आभामंडल घूमता रहेगा, बाइवेई ने कहा। माना जाता है कि जिन लोगों के कर्म पुण्य का स्तर बहुत ऊंचा है, वे एक सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित करेंगे, जबकि जिन लोगों ने घोर पाप किए हैं, वे एक रक्तरंजित घृणित प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। दुर्भाग्य से केवल वही व्यक्ति इसे देख पाएगा जिसने दिव्य नेत्र खोला है। निंग अब समझ गया। उसने स्वयं अपना दिव्य नेत्र खोला था और अपनी दिव्य इंद्रिय से देखा था कि उसके चारों ओर एक मंद स्पष्ट आभामंडल घूम रहा था। तो यह कर्म पुण्य था। हालांकि बाद में उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को कई बार सक्रिय किया था, फिर भी उसने अपने आसपास किसी और को ऐसी स्पष्ट आभामंडल वाला नहीं पाया था। स्पष्ट रूप से कर्म पुण्य के इस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन था और निकलने वाले सुनहरे प्रकाश के स्तर तक पहुंचना तो और भी कठिन था। कोई पर्याप्त कर्म पुण्य कैसे संचित कर सकता है? निंग ने पूछा। केवल अच्छे कर्म करने से ही कर्म पुण्य प्राप्त होते हैं, जबकि बुरे कर्म करने से पाप लगता है। जहाँ तक विवरण की बात है, मुझे भी उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बाइवेई ने कहा। कर्म पुण्य और पाप,
ये सब स्वर्ग द्वारा निर्धारित होते हैं। ये बहुत जटिल हैं। फिर भी चाहे कुछ भी हो, अमर साधकों को सामान्य मनुष्यों का बेवजह वध नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमर साधक किसी अन्य साधक को मारता है, लेकिन अगर वह मनुष्यों को मारता है तो उसके पाप जरूर संचित होंगे। मेरे पिता ने मुझे इस बारे में चेतावनी दी थी। निंग चौंक गया। क्या आम इंसानों को मारने से महापाप जमा होगा? निंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, भाई बाइवेई, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। स्कूल में दाखिला लेने के बाद तुम जल्दी ही विभिन्न वर्जनाओं और निषेधों के बारे में जान जाओगे। बाइवेई ने कहा, आम इंसानों को मारना मना है। एक दो को मारना एक बात है, लेकिन जितने ज्यादा लोग मारोगे उतनी ही ज्यादा मुसीबत होगी। उस बेईज़िशान को तुमने मार डाला। उसने बहुत सारे आम इंसानों की हत्या की थी, इसलिए वह पाप में डूबा हुआ था और इसीलिए रेनड्रैगन गार्ड ने उसका पीछा किया। इस बातचीत के बाद निंग को अचानक कुछ याद आया। आप पहले ही स्वर्गीय संत चाच, रक्त देवता चाच, ईस्ट रिवर कबीले, ब्लूवुड कबीले, ड्रैगन हंटर कबीले, स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट और 100 फ्लावर्स फेयरीलैंड के बारे में बात कर चुके हैं। ये 7 प्रमुख शक्तियां हैं। फिर आखिरी ब्लैक व्हाइट कॉलेज, ये सब क्या है? निंग को स्कूलों की ज्यादा परवाह थी। वह स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता था और उसे 100 फूलों वाले परिलोक में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ ब्लैक व्हाइट कॉलेज ही बचा था। काला गोरा महाविद्यालय 8 प्रमुख शक्तियों में सबसे शक्तिशाली है। बाइवेई ने निंग की ओर देखा। सबसे शक्तिशाली? निंग तुरंत उत्सुक हो गया। हाँ, बाइवेई की आंखें चमक रही थीं। बाकी 7 शक्तियां एक दूसरे के बराबर हैं। वे सभी बहुत प्राचीन हैं और उनकी जड़ें गहरी हैं, लेकिन काला गोरा महाविद्यालय ही असली श्रेष्ठ है। वास्तव में काला गोरा महाविद्यालय ने एक दिव्य अमर भी पैदा किया है। एक दिव्य अमर? निंग का दिल तुरंत धड़कने लगा। हे भगवान! हालांकि स्टिलवाटर कमांड्री में स्थित कई शक्तियों के पास अमर थे, वे सभी लूज अमर या अर्थ अमर थे। उसने कभी किसी दिव्य अमर के पास किसी शक्ति के होने के बारे में नहीं सुना था। ठीक है, दिव्य अमर, बाइवेई ने आगे कहा। ब्लैक व्हाइट कॉलेज अपनी शक्ति के चरम पर कभी मेरे नॉर्थमोस्ट कबीले स्टिलवाटर और रेनड्रैगन गार्ड के बराबर था। अनगिनत वर्ष बीत गए हैं। हालांकि वह प्राचीन दिव्य अमर बहुत पहले ही चला गया था, फिर भी श्वेत श्याम महाविद्यालय 8 शक्तियों में सबसे शक्तिशाली बना हुआ है। बाइवेई निंग की ओर देखते हुए हंसा। और क्या तुम जानते हो, 3 सर्वोच्च विद्यालयों में से स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट का मुख्यालय 1 लाख किलोमीटर तक फैला है। 100 फूलों वाले परिलोक का अपना अलग आयाम है, लेकिन श्वेत श्याम महाविद्यालय यही स्टिलवाटर शहर में स्थित है। स्टिलवाटर सिटी? निंग को यकीन नहीं हो रहा था। स्टिलवाटर सिटी तो बहुत छोटा है, यहाँ एक स्कूल कैसे हो सकता है, और वो भी इतना बेहतरीन स्कूल? बाइवेई हंसा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस श्वेत श्याम महाविद्यालय के सदस्यों में अमर से लेकर जिफू शिष्य तक शामिल हैं और उनकी संख्या सैकड़ों में ही है। पूरे श्वेत श्याम महाविद्यालय में कुल मिलाकर 100 जिफू शिष्य, 200 वांशियांक सिद्ध, 30 से ज्यादा आदिम ताओवादी और कई अमर हैं जो बेतरतीब ढंग से गायब और फिर प्रकट होते रहते हैं। माना जाता है कि उनके पास कम से कम 6 अमर हैं। निंग ने पलकें झपकाईं। क्या 100 जिफू शिष्य, 200 वांशियांक सिद्ध? जिफू शिष्य वांशियांक सिद्धों से भी कम थे। उनके पास आदिम दाववादियों की भी एक बड़ी संख्या थी और उनके पास कम से कम 6 अमर थे। ये संख्या स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट से भी ज्यादा थी। अब समझ में आया। बाइवेई ने निंग की ओर देखा। काले सफेद महल में बहुत कम सदस्य हैं। इसमें प्रवेश करना भी बेहद मुश्किल है। हालांकि मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड संप्रदाय में प्रवेश के लिए सिफारिश कर सकता हूँ। हालांकि अब जब तुम दाव क्षेत्र के स्तर पर पहुंच ही गए हो तो तुम काले सफेद महल में प्रवेश के योग्य हो। केवल मेरे जैसा ही कोई इसमें प्रवेश कर सकता है। निंग उत्सुक था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज का नाम ग्रैंडजिया राजवंश की शाही राजधानी में भी जाना जाता है। बाइवेई ने निंग की ओर देखा। हर साल यह ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 शिष्यों को स्वीकार करता है। कभी कभी ये किसी को भी स्वीकार नहीं करता। वे केवल उन्हीं को स्वीकार करते हैं जो सच्चे प्रतिभाशाली हैं और चीजों को समझने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। अगर किसी की नींव में जरा भी कमी है तो वह प्रवेश नहीं पा सकेगा। ब्लैक व्हाइट कॉलेज में प्रवेश पाने वालों में से अधिकांश स्टिलवाटर कमांड्री के विभिन्न कबीलों के सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली लोग होते हैं। स्टिलवाटर कमांड्री के बाहर की कुछ प्रमुख शक्तियां भी अपने प्रतिभाशाली लोगों को ब्लैक व्हाइट कॉलेज में शामिल होने की उम्मीद में भेजती हैं। पुस्तक 7, अध्याय 15, दुष्ट देवताओं को पकड़ना। ग्रैंडजिया राजवंश की शाही राजधानी। निंग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी उठी। वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत इस विशाल संकलित खुफिया रिपोर्ट को पलटने लगा। नॉर्थमोस्ट बाइवेई ने निंग की उत्सुकता देखकर हंसते हुए कहा, क्या उत्सुकता है? अब तुम्हें पता है कि मैंने इसे आखिर में किस लिए रखा था? जल्द ही निंग ने ब्लैक व्हाइट कॉलेज से संबंधित प्रासंगिक पृष्ठ पलट दिया। तो असल में तो यह ब्लैक व्हाइट कॉलेज के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी पढ़कर निंग मन ही मन बुदबुदाने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं। काला सफेद आरेख, काला सफेद आधारशिला आरेख। निंग ने रिपोर्ट का अंत पढ़ने के बाद अपना सिर उठाया और बाइवेई की ओर देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। भाई बाइवेई, क्या ये काला सफेद आधारशिला आरेख सचमुच इतना अविश्वसनीय है? ऐसा कैसे नहीं हो सकता? बाइवेई हंसी। ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला लेने के बाद तुम खुद ब्लैक व्हाइट बेडस्टोन डायग्राम देख पाओगे। तब तक तुम समझ जाओगे कि यह कितना चमत्कारी है। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। ब्लैक व्हाइट डायग्राम पूरे ब्लैक व्हाइट कॉलेज का सबसे अनमोल खजाना था। यह एक विशाल मूर्ति थी जिसे एक काले सफेद आधारशिला के आरेख पर उकेरा गया था।
काला सफेद आधारशिला देखने में साधारण लगती थी, लेकिन असल में ये जटिल रूनों से ढकी हुई थी, जिस पर सफेद और काली रेखाएं एक दूसरे को काट रही थीं। यह इतनी जटिल और विस्तृत थी कि काली और सफेद रेखाओं के साधारण आड़े तिरछेपन ने अतुलनीय गहनता पैदा की, जिसमें कई अलग अलग प्रकार के दाव समाहित थे। ये बस अथाह था। बाहरी संप्रदायों के कई प्रमुख व्यक्ति इसे देखने और ध्यान करने आते थे, यह उन्हें आकर्षित करता था। लेकिन चूंकि यह श्वेत श्याम महाविद्यालय का सबसे पवित्र खजाना था, इसलिए अन्य शक्तियों के प्रमुख व्यक्तियों, जिन्हें कभी कभार इसे देखने का अवसर मिलता था, को एक समय सीमा दी जाती थी। केवल श्वेत श्याम महाविद्यालय के अनुयायियों को ही इस पर ध्यान करने के लिए असीमित समय दिया जाता था। मेरे पिता ने एक बार कहा था, बाइवेई ने समझाया, ताओ गहनतम से भी अधिक गहन है। अगर कोई इसे समझना चाहे तो ये कोहरे में फूल ढूंढने जैसा है। जबकि काले सफेद आधारशिला आरेख अनगिनत दाव की गहराई और रहस्यों को बहुत ही विस्तृत और कुशल तरीके से सारांशित करता प्रतीत होता है। वे अनगिनत आड़ी तिरछी काली और सफेद रेखाएं, उन्हें एक अलग नजरिए से देखने पर आपको अलग अलग रहस्यों की अलग अलग अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। ऐसी अद्भुत वस्तु अवश्य ही प्रकृति से ही उत्पन्न हुई होगी, जिसने स्वाभाविक रूप से इस आरेख का निर्माण किया। ब्लैक व्हाइट डायग्राम एक अमर व्यक्ति को किसी छोटी दुनिया में मिला था और वह उसे यहाँ वापस ले आया था। ब्लैक व्हाइट डायग्राम पर भरोसा करके कॉलेज प्रसिद्ध और शक्तिशाली हो गया था और उसने अपना नाम भी बदल लिया था और अब ब्लैक व्हाइट कॉलेज बन गया था। मैं टहलने जाना चाहता हूँ, निंग ने खड़े होते हुए कहा। कहाँ जाऊंगा? बाइवेई ने पूछा। ब्लैक व्हाइट कॉलेज, निंग ने कहा। हाँ, तुम खुद को रोक नहीं पा रहे हो। बाइवेई हंसा। जब मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा तभी मुझे बेहतर अंदाजा होगा कि मैं इस ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला लूंगा या नहीं। निंग वाकई इस ब्लैक व्हाइट कॉलेज को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। आखिरकार ऐसे स्कूल के हर एक शिष्य को एक अद्वितीय प्रतिभा कहा जा सकता है। निंग स्वाभाविक रूप से ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि यह जगह, जो सर्वोच्च प्रतिभाओं का जमावड़ा है, कैसी है। आओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाइवेई भी खड़ा हो गया। निंग, बाइवेई, व्हाइट वाटर हाउंड और वह गोलेम दासी साथ साथ एस्टेट के अंदर से बाहर की ओर चल पड़े। अरे, बाइवेई ने अचानक अपनी आंखों के कोने से दूर कई आकृतियां देखीं। ये उसके पिता, नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर और त्रिकोणीय पुतलियों वाला वो बूढ़ा आदमी था। साथ में एक तीसरा, लंबा चौड़ा, दुबला पतला आदमी भी था। शुवान 6, बाइवेई ने भौहें चढ़ाकर मन ही मन सोचा। 6 उस जायदाद में वापस क्यों आया है? क्या कोई बड़ी घटना घटी है? ब्लैक टाइगर की इकलौती संतान होने के नाते बाइवेई स्वाभाविक रूप से कई राज जानता था। उसने उस लंबे दुबले पतले आदमी को तुरंत पहचान लिया। क्या बात है? निंग ने पूछा। कुछ नहीं, चलो ब्लैक व्हाइट कॉलेज चलते हैं। बाइवेई हंसा। आज हमें कोई जल्दी नहीं है, बस चलते हैं। ठीक है, निंग हंसा, फिर बाइवेई के पीछे पीछे बाहर चला गया। ब्लैक टाइगर और त्रिकोणीय पुतलियों वाला बूढ़ा नौकर वहीं खड़े उस लंबे दुबले पतले आदमी, जुवान 6, की रिपोर्ट सुन रहे थे। त्रिकोणीय पुतलियों वाले बूढ़े ने दूर खड़े बाइवेई और निंग को देखते हुए बगल से देखा। उसका पता लगाने के बाद हमने एक व्यापक जाल बिछाने की हर संभव कोशिश की। आखिरकार हमने उस आदिम दानव देवता को पकड़ ही लिया। हमने उसे जिंदा पकड़ लिया। लंबा दुबला पतला आदमी बड़े सम्मान से बोला। हमारी टीम ने एक दस्ता, एक आदिम दाववादी और 12 वांशियांक सिद्धों को खो दिया। हम, शाबाश। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया। उसकी गहरी अथाह आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। और इस फेंट गॉड को कहाँ कैद किया गया है? ब्लैक टाइगर ने पूछा। दूसरे कुन त्रिग्राम वर्ण में, लंबे आदमी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ब्लैक टाइगर ने धीरे से सिर हिलाया। अब तुम जा सकते हो। हाँ, लंबा दुबला पतला जुवान 6 फौरन चुपचाप वहां से खिसक गया। पास ही खड़ा त्रिभुजाकार शिष्य सेवक जल्दी से फुसफुसाया, बधाई हो गुरु, आपने एक आदिम राक्षस देवता को जिंदा पकड़ लिया। ब्लैक टाइगर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। चलो पहले देखते हैं कि यह कैसा राक्षस देवता है, कितना शक्तिशाली है और इसमें कौन सी दिव्य शक्तियां हैं। ये आदिम राक्षस देवता मृत्यु के द्वार पर संघर्ष करके इस युग तक जीवित बचे हैं। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। इनमें से सबसे कमजोर भी उसी जाति के अन्य लोगों के साथ छिपा हो सकता है। खैर, हमें नजर रखनी ही होगी। चलो शहर से निकल चलते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार पुतली वाले बूढ़े नौकर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और जल्द ही फुफ काली ऊर्जा की एक लहर प्रकट हुई। 8 काले दिव्य ड्रैगन अपने पीछे एक गाड़ी खींचते हुए नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर एस्टेट से सीधे आकाश की ओर उड़े और अंततः स्टिलवाटर सिटी के ऊपर आसमान में गायब हो गए। इसके विपरीत निंग और बाइवेई काफी निश्चिंत थे। दोनों अतुलनीय रूप से चौड़ी सड़कों पर टहल रहे थे, पलक झपकते ही 1 किलोमीटर आगे बढ़ रहे थे। व्हाइट वाटर हाउंड और नौकरानी आसानी से उनके साथ चल रहे थे। हम यहाँ हैं, ब्लैक व्हाइट कॉलेज आगे है, बाइवेई ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों तुरंत रुक गए। निंग ने अपना सिर उठाया और सीधे सामने देखने लगा। आगे एक विशाल इमारत थी, जिसका मुख्य द्वार 300 मीटर ऊंचा और लगभग 600 मीटर चौड़ा था। मुख्य द्वार पर 3 अक्षर खुदे हुए थे, ब्लैक व्हाइट कॉलेज। इसके अलावा इन अक्षरों के बीच में एक जटिल श्वेत श्याम चित्र था, जो एक आधारशिला का था। काले सफेद पत्थर का आरेख। निंग ने उस पर नजर डाली और जैसे ही उसने देखा, उसे उसमें अनंत रहस्य छिपे हुए महसूस हुए। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे वे सब धुंधले थे और वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के सामने के वे अक्षर और वह आधारशिला आरेख उस दिव्य अमर द्वारा ब्लैक व्हाइट कॉलेज के लिए छोड़े गए थे।
बाइवेई ने समझाया, यह असली ब्लैक व्हाइट आधारशिला आरेख नहीं है। असली ब्लैक व्हाइट आधारशिला आरेख इससे कहीं बड़ा है और कहीं अधिक जटिल है। तो ऐसा ही है। निंग ने सिर हिलाया। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के मुख्य द्वार की दूसरी मंजिल पर एक विशाल स्याही जट पत्थर से बनी शेर की मूर्ति थी और साथ ही एक दिव्य ड्रैगन की स्याही जट पत्थर की मूर्ति भी थी। वे उस पत्थर के दोनों ओर खड़े थे और आसपास के इलाके में भी कई सैनिक खड़े थे। वे सैनिक मेरे स्टिलवाटर मार्क्विसेट के हैं, बाइवेई ने कहा। उन्हें इस जगह की रखवाली के लिए यहाँ भेजा गया है। वो शेर और वो दिव्य अजगर, ये काले गोरे कॉलेज के असली द्वारपाल हैं। वे पहरेदार। निंग हैरान रह गया। अपनी आंखों से भी वह यह नहीं बता पाया था कि पत्थर का शेर और पत्थर का अजगर पहरेदार थे। ये दो संरचनाएं हैं जिन्हें ब्लैक व्हाइट कॉलेज ने ब्लूवुड कबीले से भारी कीमत पर खरीदा है, बाइवेई ने समझाया। माना जाता है कि इन दोनों संरचनाओं में किसी अमर के बराबर शक्ति है और इनकी बुद्धि भी किसी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं है। ये अनगिनत वर्षों से यहाँ पहरा दे रहे हैं। निंग अवाक रह गया। निर्माण, जो शक्ति में अमरों के करीब थे, ब्लैक कर्ट, बाइवेई ने अचानक ऊंची आवाज में पुकारा। बाइवेई। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के अंदर से अनुयायियों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा एक सफेद वस्त्रधारी युवक आश्चर्य से हंसा। बाइवेई ने तुरंत पास के निंग को मन ही मन संदेश भेजा, इस व्यक्ति का नाम नॉर्थमोट ब्लैककट है। वह भी स्टिलवाटर के हमारे नॉर्थमोट कबीले का सदस्य है। हालांकि वह परिवार की एक बहुत ही दूर की शाखा से है। हालांकि उसकी प्रतिभा असाधारण थी, फिर भी उसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। हालांकि बाद में वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज में सफलतापूर्वक प्रवेश पाने में सफल रहा। हमारे नॉर्थमोट कबीले में उसका रुतबा तुरंत नाटकीय रूप से बढ़ गया। ओह, निंग ने आश्चर्य से सफेद कपड़े पहने युवक को देखा। फिर भी इस इंसान से सावधान रहना। यह इंसान झूठ बोलने में माहिर है। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था, यह नॉर्थमोट ब्लैककट भीड़ की खाल ओढ़े एक सांप जैसा है। तुम इस तरह के इंसान के बहुत करीब नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। बाइवेई ने निंग को यही संदेश भेजा था। निंग ने सिर हिलाया। भेड़ की खाल ओढ़े एक सांप। स्टिलवाटर का नॉर्थमोट कबीला फिंडगॉड युग से लेकर आधुनिक युग तक कायम रहा। कोई कल्पना कर सकता है कि उसके कितने सदस्य थे। कुछ दूर की शाखाओं का दर्जा शायद जी कबीले से ज्यादा ऊंचा नहीं रहा होगा। स्टिलवाटर का मार्क्विसेट उन्हें तभी महत्व देता था जब वे कोई असाधारण प्रतिभावान पैदा करते थे। इस व्यक्ति को शायद अतीत में बहुत बुरी तरह दबाया गया होगा और इसलिए उसका व्यक्तित्व विकृत हो गया। निंग ने यही अनुमान लगाया। बाइवेई, तुम क्यों आए हो? ब्लैककट हंसा। मैं अपने अच्छे दोस्त जी निंग को देखने के लिए लाया हूँ, बाइवेई ने जवाब दिया। भाई जी निंग भी इस ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं। निंग ने कहा, ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला पाना बेहद मुश्किल है। मैं बस एक कोशिश करना चाहता हूँ। नॉर्थमोट ब्लैककट ने निंग की तरफ देखा। उसे तुरंत उसके प्रति थोड़ी सी नापसंदगी महसूस हुई। अपनी युवावस्था के अनुभवों के कारण वह नॉर्थमोट कबीले के मुख्य वंश के सभी सदस्यों, उन सभी प्रतिष्ठित युवा स्वामियों को अत्यधिक ईर्ष्या और नापसंदगी की नजर से देखने लगा था। इस प्रकार अब वह आसानी से निंग को नॉर्थमोट बाइवेई के पक्ष में मानने लगा था। ओह, भले ही तुम असफल हो जाओ, फिर भी तुम्हें कोशिश तो करनी ही चाहिए, ब्लैककट ने हंसते हुए कहा। उसने निंग की तरफ देखा, लेकिन उसकी निगाहों में दया की झलक थी। हो सकता है तुम भाग्यशाली हो, शायद तुम दाखिल हो जाओ, तब तक हम दोनों सह शिष्य बन जाएंगे। निंग समझ गया था कि इस ब्लैककट का व्यवहार अहंकारी और उदात्त था। ब्लैककट की नज़र में वह खुद एक बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। और इस जी निंग का क्या? चूंकि वह बाइवेई के साथ आया था, इसलिए जी निंग का दर्जा असाधारण था। लेकिन इससे क्या? ब्लैक व्हाइट कॉलेज को व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा और समझने की क्षमता की परवाह थी। बाइवेई, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे काम है। चलो आगे कभी अच्छी बातें करते हैं। ब्लैककट ने हाथ मिलाया और अपने समूह को ले गया। इस समूह के हर सदस्य का व्यवहार असाधारण था। निंग ने जो महसूस किया, उसके आधार पर ऐसा लग रहा था मानो ये सभी अनुयायी अमर साधक हों। उन अनुयायियों के साथ क्या हो रहा है? निंग ने पूछा। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हारे नॉर्थमोट कबीले की एक दूरस्थ शाखा का एक साधारण सदस्य है? इतने सारे अमर साधक उसके पीछे क्यों पड़े हैं? बाइवेई ने सिर हिलाया। ब्लैक व्हाइट कॉलेज का हर एक शिष्य अद्वितीय प्रतिभावान है। आप उनसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे सब कुछ अपने लिए ही करेंगे, है ना? इसलिए ब्लैक व्हाइट कॉलेज हर एक औपचारिक शिष्य को 10 अनुचर स्वीकार करने की अनुमति देगा। इस प्रकार हालांकि ब्लैक व्हाइट कॉलेज के केवल कुछ 100 शिष्य हैं, लेकिन उसके हजारों अनुचर हैं। ये हजारों अनुचर श्वेत श्याम महाविद्यालय की ओर से कार्य करेंगे और वे आदिम ताओवादियों या शायद अमर लोगों से भी दाव पर व्याख्यान सुन सकते हैं। उन्हें की शोधन तकनीकें भी दी जा सकती हैं। अगर उनमें से कोई विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति हो तो उसे पूर्ण शिष्य के पद पर भी पदोन्नत किया जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से 100 साल बाद भी एक भी अनुचर का पूर्ण शिष्य के रूप में पदोन्नत होना दुर्लभ है। आखिरकार श्वेत श्याम महाविद्यालय की अपने पूर्ण शिष्यों के लिए आवश्यकताएं काफी सख्त हैं। फिर भी चाहे कुछ भी हो, श्वेत श्याम महाविद्यालय में अनुचर होना किसी साधारण विद्यालय में साधारण शिष्य बनने से बेहतर है, बाइवेई ने कहा। इस प्रकार कई अमर साधक अनुचर बनने को तैयार हैं। निंग ने सिर हिलाया। कमाल है। अनुचरों को स्वीकार करके इन प्रतिभाशाली शिष्यों ने अनिवार्य रूप से अपनी अलग मंडली बना ली। इससे ब्लैक व्हाइट कॉलेज को और भी ज्यादा स्थिर बनाने में मदद मिली। लेकिन मेरा ये साथी ब्लैककट, भाई जी निंग, आपको ज्यादा सम्मान नहीं देता, बाइवेई ने कहा। जब समय आएगा जब आप ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिल होंगे,
तो उसके चेहरे का भाव अनमोल होगा। निंग हंसा। मेरा मन पक्का हो गया। बाइवेई चौंका। क्या तुम कह रहे हो? 12वें चंद्रमास में मैं इस श्वेत श्याम महाविद्यालय में प्रवेश करूंगा। निंग ने अपना सिर उठाया और उस दिव्य अमर द्वारा छोड़े गए शब्दों की ओर देखने लगा। ब्लैक व्हाइट कॉलेज, यही वह स्थान था जहां से उनकी अचानक प्रसिद्धि शुरू हुई। पुस्तक 7, अध्याय 16, 12वां चंद्रमास, विद्यालय में प्रवेश। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 12वां चंद्रमास आ गया। 12वें चंद्रमास के पहले से तीसरे दिन तक स्टिलवाटर सिटी के कई स्कूल शिष्यों को स्वीकार करते थे। वाह! मेंग शिन, मेंग जून और मेंग रोज एक गली से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचे। यहाँ कितने सारे लोग हैं? मेंग शिन ने आश्चर्य से सांस ली। मेंग जून ने उत्साह से कहा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आज 12वें चंद्रमास का पहला दिन है। बिल्कुल पहला दिन जब कोई स्कूल में शामिल हो सकता है। स्टिलवाटर सिटी में अनगिनत लोग हैं जो आज एक स्कूल में शामिल होंगे। यहाँ साधारण मनुष्य, जियांटियन जीवन रूप और हमारे जैसे जिफू शिष्य भी हैं। हालांकि वे उच्च स्तरीय स्कूल आमतौर पर केवल शुरुआती जिफू चरण के विशेषज्ञों को ही स्वीकार करते हैं। हम सभी शुरुआती जिफू चरण के विशेषज्ञ हैं। हमारे लिए स्कूल में शामिल होना बहुत आसान होना चाहिए। मेंग शिन ने चुपके से पास खड़े मेंग रोज को एक नजर से देखा। इससे पहले जब स्नोड्रैगन पर्वत के विशेषज्ञों ने उन पर घात लगाकर हमला किया था तो रोच ने उसे बचाने के लिए एक निषिद्ध तकनीक अपनाई थी। इससे उसके साधना केंद्र को नुकसान पहुंचा था और अब उसके लिए किसी स्कूल में शामिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटी बहन शिन, चलो, जून ने कहा। अचानक उसने पास खड़े रोच की तरफ एक तिरछी नजर डाली और फिर उसके चेहरे पर एक खुशी के भाव उभर आए। रॉकी, हालांकि तुम्हारी साधना की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है, फिर भी तुम एक प्रारंभिक अवस्था के जिफू शिष्य हो। अगर तुम भाग्यशाली रहे तो शायद तुम्हें कुछ ऐसे स्कूल मिल जाएं जिन्होंने ज्यादा ध्यान से जांच पड़ताल नहीं की और फिर भी तुम उनमें शामिल हो सकोगे। रोज को अपने चेहरे से गुस्सा छिपाना मुश्किल हो रहा था। जून के ज्यादा ध्यान से जांच पड़ताल न करने से क्या मतलब था? नए शिष्यों को स्वीकार करना एक स्कूल का भविष्य तय करता था। ऐसा करने में कौन सा स्कूल लापरवाह था? ओहो, तुम गुस्से में हो। जून ने एक हंसी निकाली, फिर मुड़कर चला गया। बड़े भाई रॉकी, मेंग शिन खुद को रोक नहीं पाया और उसे पुकारा, लेकिन रोच ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों जा सकते हो, मैं अकेले ही कुछ स्कूलों में जाकर देखूंगा। शिन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, बड़े भाई रॉकी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो, हम दोनों साथ मिलकर कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं। रोज खुद को आश्चर्यचकित और प्रसन्न महसूस किए बिना नहीं रख सका। लेकिन ठीक इसी समय जून, जो पहले ही काफी दूर जा चुका था, मुड़ा और शिन को पुकारा, छोटी बहन शिन। शिन रोज के पास खड़ी थी। मैं बड़े भाई रॉकी के साथ रहूंगी, उसने कहा। इससे रोज के चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। जून घूरता रहा, तुम उसके साथ जाओगे? वो किसी अच्छे स्कूल में कैसे दाखिला ले सकता है? शिन ने जवाब दिया, जब बड़े भाई रॉकी ने वो वर्जित तरीका अपनाया था तो उसने तुम्हारी भी जान बचाई थी, और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। चूंकि वह बचपन से ही सुंदर और प्रतिभाशाली थी, इसलिए शिन को हमेशा से बहुत प्यार मिलता रहा था। इसलिए वह थोड़ी बिगड़ैल स्वभाव की थी। हालांकि वह रोज और जून दोनों को थोड़ा नीची नजर से देखती थी, फिर भी वह रोज के प्रति बहुत आभारी थी कि उसने उस यात्रा में उसकी जान बचाई थी। जहां तक जून की बात है, शिन अब स्वाभाविक रूप से मेंग जून से बहुत घृणा करती थी, क्योंकि उसने अपने रक्षक के साथ ऐसा व्यवहार किया था। जून घूरता रहा। हम्फ, शिन ने बस ठंडी सांस ली। जून मुड़ा और चला गया। जाते हुए उसने कहा, जरा रुको और देखो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों किस तरह के स्कूल में दाखिल होते हो। मेंग शिन ने मेंग रोज की ओर मुड़कर देखा। बड़े भाई रॉकी, चलो। रोज के दिल में एक धधकती आग थी, इसलिए वह शिन के पीछे पीछे आगे बढ़ा। दोनों अपने अपने स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश करेंगे। वेस्ट स्टिलवाटर, नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर एस्टेट। भाई बायवेई, मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, जी निंग हंसा। नॉर्थमोस्ट बायवेई भी हंसा। तो मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा, जी निंग। निंग ने उसके हाथ जोड़े, फिर मुड़कर अपने व्हाइट वाटर हाउंड को साथ लेकर सीधे ब्लैक व्हाइट कॉलेज की ओर चल पड़ा। नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर एस्टेट में बिताए उसके पिछले दिन काफी शांत और सुकून भरे रहे थे। निंग को बायवेई से पता चला था कि पिछले कुछ दिनों में केयरफ्री केविन्स में उसके द्वारा दिखाई गई शक्ति की बदौलत कई स्कूलों ने निंग को अपने साथ शामिल करने के लिए एस्टेट में लोगों को भेजा था। सभी ने बहुत ही अच्छे प्रस्ताव रखे थे। किसी ने अमर देवता को अपना स्वामी बनाने की पेशकश की, किसी ने 500 किलोग्राम द्रवीभूत तत्व सार की पेशकश की और किसी ने उसके लिए स्वर्ग श्रेणी का जादुई खजाना तैयार कर रखा था। कई प्रस्ताव रखे गए थे और ये प्रस्ताव इतने अच्छे थे कि एक आदिम ताओवादी भी ईर्ष्यालु हो जाए। मूल्य के मामले में ये प्रस्ताव जीवंश के क्षेत्र में खोजी गई उस मौलिक अयस्क खदान के पूरे मूल्य से बिल्कुल भी कम नहीं थे। दुर्भाग्य से स्काईस्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट उनमें शामिल नहीं था, न ही ब्लैक व्हाइट कॉलेज। स्टिलवाटर कमांडरी की 8 महाशक्तियों में शामिल 3 प्रमुख स्कूलों में से 100 फ्लावर्स फेयरीलैंड ने केवल महिला शिष्यों को ही स्वीकार किया, जबकि स्काईस्प्लिटर स्वॉर्ड सेक्ट बेहद घमंडी था और शिष्यों की भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था। जहां तक ब्लैक व्हाइट कॉलेज की बात है तो बेशक वह कभी भी संभावित शिष्यों तक सक्रिय रूप से नहीं पहुंचेगा। ये सभी स्कूल तीनों प्रमुख स्कूलों से बहुत कमजोर हैं। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली की शोधन तकनीकें, दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं भी निचले स्तर पर हैं। निंग ने अपना सिर हिलाया। यह निचला स्तर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जितना ही बड़ा था कि शोधन तकनीक जितनी उच्च स्तरीय होगी, अमर बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
कुछ ही पल बाद हम यहाँ हैं। निंग ने अपना सिर उठाया और दूर स्थित ब्लैक व्हाइट कॉलेज की ओर देखने लगा। व्हाइट वाटर हाउंड ने भी उसे देखा। आज यहाँ सचमुच बहुत सारे लोग हैं, निंग ने आह भरी। व्हाइट वाटर हाउंड ने मन ही मन उसकी ओर इशारा किया। ये ब्लैक व्हाइट कॉलेज नए शिष्यों को लेने के अपने मानकों में बेहद सख्त है। निंग बेटा, लापरवाही मत करना और बाहर मत हो जाना। चिंता मत करो अंकल व्हाइट। निंग ने सिर हिलाया। आज श्वेत श्याम महाविद्यालय के द्वार पूरी तरह खुले थे। लोगों को बेरोक टोक प्रवेश की अनुमति थी और निंग भी अंदर गया। उसके साथ व्हाइट वाटर हाउंड भी था। वहां मौजूद लोगों की भीड़ में कई अमर साधक भी थे जो श्वेत श्याम महाविद्यालय में प्रवेश करना चाहते थे। पिताजी, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। एक ही कोशिश में ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला पालूंगा। काले गोरे कॉलेज मैं जरूर दाखिला लूंगा। मैं जरूर ब्लैक व्हाइट कॉलेज का शिष्य बनूंगा। सिस्टर रू ने वादा किया है कि अगर मैं सफल हुआ तो वह मेरी पत्नी बनेंगी। सभी अमर साधक दांत पीस रहे थे। उनके पास कई आत्मिक प्राणी, सेवा, परिवार के सदस्य और मित्र भी मौजूद थे। यहाँ हजारों लोग होंगे, निंग ने अवाक होकर मन ही मन कहा। आगे से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। तुम एक मध्यम स्तर की रिफाइनर मेरे काले गोरे कॉलेज में क्यों आए हो? जल्दी करो और चले जाओ। जो भी हमारे काले गोरे कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, सुनो, तुम्हें शुरुआती स्तर का की रिफाइनर होना चाहिए। हमारा काला गोरा कॉलेज सिर्फ शुरुआती स्तर के की रिफाइनरों को ही स्वीकार करेगा। अगर तुम शुरुआती स्तर के की रिफाइनर नहीं हो तो जल्दी करो और चले जाओ, जब तक कि तुम मेरी गालियां नहीं सुनना चाहते। आगे हम आपके मेरिडियन चैनलों की कठोरता अपर्याप्त है। चले जाओ आगे। तुमने एक निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया है और फिर भी तुम मेरे काले गोरे कॉलेज में आए हो। भागो आगे। तुम्हारी मेरिडियन चैनल पर्याप्त चौड़ी नहीं है। जाओ आगे। तुम मुश्किल से ही क्वालिफाई कर पाओगे। अंदर जाओ और इंतजार करो। निंग ने हर एक मूल्यांकन को पूरी स्पष्टता से सुना। दूर से आती आवाज सुनकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ज्यादातर लोगों को सिर्फ उनकी शारीरिक योग्यता के आधार पर ही बाहर कर दिया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मानक कितने कड़े थे। थोड़ी देर बाद निंग आगे बढ़ा और उसने आगे का दृश्य देखा। दूर एक झील थी और झील के ऊपर एक नाव थी जिस पर एक काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वह आदमी वहां शराब की बोतल लिए बैठा था और बिल्कुल शांत दिख रहा था। उसके ऊपर हवा में एक विशाल कांसे का दर्पण लटका हुआ था जो उस आदमी की ओर उड़ रहे अमर साधकों की ओर चमक रहा था। नमस्ते सीनियर। एक युवक आगे की ओर उड़ता हुआ आया और बिना डूबे पानी के ऊपर खड़ा हो गया। गड़गड़ाहट। कांसे के शीशे की रोशनी उस पर पड़ी। आप तो मुश्किल से ही योग्य हैं। अंदर जाकर इंतजार करो, काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने सहजता से कहा। शुक्रिया सीनियर। वह युवक तुरंत पानी के ऊपर आगे बढ़ा। तेज रफ्तार से झील पार करता हुआ झील के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वहां पहले से ही दर्जनों युवक युवतियां इंतजार कर रहे थे, साथ ही कुछ युवा भी। एक के बाद एक अमर साधक मारे गए और उन सभी को उसी किनारे पर लौटना पड़ा जहां से वे आए थे। जो बच गए वे सभी उड़कर दूसरे किनारे चले गए। एक और सुंदर युवा गुरु झील की चोटी की ओर सरकते हुए आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेंगतांग सीनियर, आपका फिर से स्वागत है। ऊपर से विशाल कांसे का दर्पण उन पर चमक रहा था और काले बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर एक दुर्लभ संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। अंदर आइए। मेंगतांग ने विनम्रता से झुककर दूसरे किनारे की ओर उड़ान भरी। अंकल व्हाइट, यही मेरा इंतजार करो। निंग ने अपने बगल में खड़े व्हाइट वाटर हाउंड की ओर देखा, फिर उसे मन ही मन एक संदेश भेजा। व्हाइट वाटर हाउंड ने सिर हिलाया। झट, निंग का चेहरा चमक उठा और वह भी झील के ऊपर प्रकट हो गया। हाथ जोड़कर उसने कहा, वरिष्ठ, आपको मेरा प्रणाम। उसने जानवरों के फर पहने हैं। ये युवक जानवरों के फर पहने हैं। कितना दुर्लभ है। मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ से आया है। वह काफी जवान दिखता है। मुझे लगता है कि वह जरूर काफी प्रतिभाशाली होगा। दर्शक आपस में बातें कर रहे थे। निंग हालांकि बिल्कुल शांत था। हालांकि कुछ लोग उसके जानवरों जैसे फर वाले कपड़ों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन ये कपड़े उसकी मां द्वारा खुद उसके लिए सिले गए फर वाले कपड़ों की हूबहू नकल थे। जब वह इन फर वाले कपड़ों को पहनता तो उसे बेमिसाल आराम महसूस होता, मानो उसकी मां उसके पास ही मौजूद हो। जहां तक उसकी मां द्वारा सिले गए असली फर वाले कपड़ों की बात है तो वह उन्हें पहनना बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि उन्हें घिसने का डर था। उसने उन्हें सुरक्षित रूप से छिपाकर रखा था। नाव पर काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने निंग की तरफ देखा। तेज चलो, घमंड करने की जरूरत नहीं है। आसमान में लगा कांसे का दर्पण भी निंग की तरफ चमक उठा। निंग को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो ये रोशनी उसकी त्वचा, मांस और हड्डियों को चीरती हुई उसके पूरे शरीर में समा गई हो। अरे, एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर। काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने निंग को हैरानी से देखा, फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है और तुम फेंट गॉड के रूप में जिफू स्तर तक पहुंच भी चुके हो, और वह भी बिल्कुल सही तरीके से। तुम किस तकनीक का प्रशिक्षण लेते हो? 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख। निंग ने सीधा जवाब दिया और उसके शब्दों से तुरंत आश्चर्य से चीखें निकल आईं। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख, पौराणिक नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। कोई वास्तव में इसमें जिफू स्तर तक प्रशिक्षण लेने में सक्षम था? वह तो बस एक युवा ही लगता है। ये सच है कि अमर साधक जितना युवा दिखाई देता है उससे उतना ही सावधान रहना चाहिए। इतनी कम उम्र में 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण ले पाना बहुत ही अद्भुत है। सचमुच ब्लैक व्हाइट कॉलेज में शामिल होने के लिए कई प्रतिभाशाली लोग आए हैं।
मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गया था और ये दूसरा व्यक्ति है जिसे मैंने यहाँ देखा है जो 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख में प्रशिक्षण लेता है और जिफू स्तर का है। निंग के कान फड़क उठे। ओह, यहाँ वह अकेला नहीं था जिसने 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया था। हम काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जाओ, फिर भी जरा भी लापरवाही मत करना, शायद तुम मेरे कॉलेज में दाखिला पा सको। निंग ने सिर झुकाया, उसका दिल आश्चर्य से भर गया। शुक्रिया सीनियर। ऐसा लग रहा था मानो नए शिष्यों को स्वीकार करने के लिए श्वेत कॉलेज की जरूरतें वाकई बहुत सख्त थीं। 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण में भी किसी को प्रवेश का मौका शायद ही मिल पाता। फिर भी श्वेत कॉलेज ने स्टिलवाटर कमांडरी की सभी सर्वोच्च प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित किया और स्टिलवाटर कमांडरी के बाहर के कुछ सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोग भी यहाँ आते थे। हर साल वे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 शिष्यों का चयन करते थे, या शायद किसी का भी नहीं, सिर्फ इस बात पर भरोसा करके कि निंग 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण में था। वह शायद आसानी से स्काई स्प्लिटर स्वॉर्ड संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था, लेकिन ब्लैक व्हाइट कॉलेज के गिने चुने शिष्यों में से एक बनना बेहद मुश्किल था। झट निंग आगे बढ़ा और ऐसा लगा जैसे वह अपने पैरों तले पानी के साथ एक हो गया हो। बड़ी आसानी और सरलता से वह पानी की सतह पर चमकता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। 5वें भाई 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख का एक और साधक आ गया है। एक युवक अपने बगल में खड़े काले कपड़े पहने युवक से बात कर रहा था। काले कपड़े पहने युवक ने निंग की तरफ देखा और निंग ने भी उसकी तरफ देखा। तुम 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के किस चरण में पहुंच गए हो? काले कपड़े पहने युवक ने पूछा, लेकिन निंग ने बस अपना सिर घुमा लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। काले वस्त्र पहने युवक ने भौहें चढ़ाईं। अपने कुल में उसे एक अद्वितीय स्वर्गप्रिय प्रतिभा माना जाता था। उसे लाड़ प्यार की आदत थी। इसके अलावा वह 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण तक पहुंच चुका था और अब शक्ति के रक्त बूंद पुनर्जन्म स्तर पर था। उसने भी श्वेत महाविद्यालय में शामिल होने का निर्णय लिया था। वह अपनी पीढ़ी के अन्य लोगों को कोई सम्मान नहीं देने का आदी था और अपनी दिव्य क्षमता के बल पर वह उच्च स्तर के लोगों से भी लड़ने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से वह एक अत्यंत अभिमानी व्यक्ति था। उसे अपनी जगह नहीं पता। काले कपड़े पहने युवक ने निंग को एक नजर देखा, फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। निंग की बात करें तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पर कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसे उस काले कपड़े वाले युवक पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसपास के युवक युवतियों की संख्या बढ़ती गई। कुछ बड़ी जनजातियों से थे और कुछ स्टिलवाटर कमांडरी के बाहर से भी थे। यहाँ तक कि स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले के सदस्य भी आ गए थे। निंग कभी कभार उनकी तरफ देख लेता, लेकिन वह उनमें से किसी से भी बातचीत नहीं करता था। वह जानता था कि उसके सामने खड़े लोगों में से ज्यादा 1 या 2 ही ब्लैक व्हाइट कॉलेज में प्रवेश पा सकेंगे। पुस्तक 7 अध्याय 17 असंख्य वज्र एक साथ प्रक्षेपित। समय बीतता गया और पलक झपकते ही सूर्यास्त हो गया। अब तक तो सिर्फ सूर्य का आधा भाग ही दिखाई दे रहा था। आज बात यहीं खत्म हो जाएगी। जो लोग मेरे ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, कृपया कल सुबह जल्दी आ जाएं। झील के अंदर नाव पर सवार काले बालों वाले अधेड़ आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा और उसके ऊपर हवा में लहराता कांसे का दर्पण तेजी से सिकुड़कर हथेली के आकार का हो गया और उसके हाथ की ओर आ गया। उसके बाद जहाज अपने आप झील के दूसरी ओर बढ़ने लगा। वह आदमी जहाज को संभाल कर रख गया और फिर उतर गया। उसने उमड़ते युवाओं की भीड़ को देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे आमतौर पर पहले दिन ही आवेदन करने आ जाते हैं। मेरे ब्लैक व्हाइट कॉलेज में जिन लोगों को दाखिला मिला उनमें से ज्यादातर पहले ही दिन आ गए। आप में से कुल 962 छात्र पहले दिन प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन आप में से जो सचमुच मेरे श्वेत श्याम कॉलेज में शामिल हो पाएंगे उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इसलिए आप सभी को अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। आपको अपना पूरा प्रयास करना होगा। हाँ, 900 से ज्यादा चयनित लोगों ने एक स्वर में जवाब दिया। काले बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। मुड़कर वह चला गया। तुरंत युवा अमर साधकों का ये समूह उसके पीछे चल पड़ा। निंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि झील के उस पार अभी भी कई लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। ये शायद चुने हुए लोगों के परिवार, दोस्त और नौकर होंगे। वहाँ एक बड़ा व्हाइट वाटर हाउंड भी था जो चुपचाप इस तरफ देख रहा था। स्टिलवाटर सिटी के भीतर स्थित ब्लैक व्हाइट कॉलेज का क्षेत्रफल लगभग 900 किलोमीटर था। विभिन्न अमर साधक विद्यालयों में यह निश्चित रूप से सबसे छोटे विद्यालयों में से एक था। फिर भी 900 किलोमीटर पृथ्वी पर उसके पिछले जन्म में जो खरबों छोटे लोगों में से एक था, यह एक स्थानीय काउंटी के बराबर होगा। जहां तक स्टिलवाटर सिटी की बात है, जो स्टिलवाटर कमांडरी का केंद्र था और एक ऐसा स्थान था जहां अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञ एकत्रित होते थे, ये पृथ्वी पर स्थित पूरे देशों से भी बड़ा था। चूंकि यह आकार में लगभग एक काउंटी के बराबर था, इसलिए सख्ती से कहें तो ब्लैक व्हाइट कॉलेज को छोटा नहीं कहा जा सकता था। और ब्लैक व्हाइट कॉलेज के भीतर एक छोटी पर्वत श्रृंखला भी थी। निंग और उसके बाकी साथी काले बालों वाले आदमी के मार्गदर्शन में तेजी से 100 किलोमीटर से ज्यादा आगे बढ़े और एक खाई में पहुंच गए। रुको, काले बालों वाले आदमी ने कहा। 900 से ज्यादा लोग रुक गए। उठो, काले बालों वाला आदमी अचानक चिल्लाया। गड़गड़ाहट। इस चौड़ी विशाल घाटी का घेरा कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। अचानक दूर से साफ पानी का एक पर्दा दिखाई दिया
जो एक विशाल सीलिंग संरचना में बदल गया था। यह विशाल सीलिंग संरचना असाधारण रूप से विशाल थी। इसने न केवल पूरी घाटी को बल्कि आसपास की कई पर्वत चोटियों को भी ढक लिया था। स्वाभाविक रूप से 900 से ज्यादा चयनित लोग भी इसके भीतर फंस गए थे। गड़गड़ाहट, 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 कई यांत्रिक आवाजें गूंजी। भव्य सीलिंग संरचना से आच्छादित क्षेत्र की एक गुफा के भीतर से कई विशाल परछाइयां अचानक बाहर निकलीं। इनमें से 810 परछाइयां एक के बाद एक उड़ीं और बीच हवा में रुक गईं। ये 810 ड्रैगन के सिर थे, जिनमें से सभी के मुंह खुले हुए थे और वे नीचे की ओर देख रहे थे। एक भव्य संरचना, 810 से अधिक संरचनाओं से निर्मित एक भव्य संरचना। नीचे उपस्थित 900 से अधिक अमर साधकों में से कुछ ने तुरंत पुकारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ के चेहरे राख से मिट गए। झट, काले बालों वाला अधेड़ आदमी आसमान में उड़ता हुआ उन 810 ड्रैगन सिरों के ऊपर पहुंच गया। उसी समय उसके बगल वाली गुफा से 5 और आकृतियां निकलीं, जिनमें से प्रत्येक में शक्तिशाली आभा थी। काले बालों वाले आदमी सहित कुल 6 आकृतियां थीं, 5 पुरुष, 1 महिला। सभी नीचे की ओर देख रहे थे। सुनो, काले बालों वाला आदमी चिल्लाया। इसके बाद विशाल गोलेम दल हमला करेगा। तुम सबको बस हमलों को सहना है, आसमान में उड़ना है और मेरे बगल में इस गुफा तक पहुंचना है। तुम्हारे पास उतना ही समय है जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम सफल हो गए। लेकिन अगर कोई भी अगरबत्ती के जलने से पहले इस गुफा तक नहीं पहुंच पाता तो इसका मतलब है कि तुममें से कोई भी मेरे श्वेत कॉलेज में शामिल होने के योग्य नहीं है। नीचे मौजूद 900 से ज्यादा युवाओं में से कुछ आत्मविश्वास से भरे थे, जबकि कुछ घबराए हुए थे। कुछ चुपचाप इंतजार कर रहे थे। हिस, काले बालों वाले आदमी के हाथों में कहीं से धूप की एक बत्ती प्रकट हुई और फिर वह तुरंत जल उठी। उसी समय वे 810 अजगर के सिर एक साथ चमकदार नीली रोशनी से चमकने लगे और फिर हर एक अजगर के सिर के मुंह से नीली बिजली की किरणें फूट पड़ीं। आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। धमाक, 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 एक के बाद एक बिजली उन पर बरस पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो एक ही समय में 10,000 बिजली गिर रही हो। यह अभी शुरू होता है, काले बालों वाला आदमी उन पर चिल्लाया। चूंकि ड्रैगन के सिरों से बिजली उगलनी शुरू हो गई थी तथा धूपबत्ती पहले ही जला दी गई थी, इसलिए हर कोई जानता था कि यह शुरू हो गया है। उस गुफा में घुसना आसान नहीं होगा। निंग ने अपना सिर उठाकर उस पर एक नजर डाली। मन ही मन उसे एहसास हुआ कि चूंकि 810 ड्रैगन के सिर गुफा के किनारे पर ही थे, अगर कोई अंदर जाना चाहता है तो उसे उन 810 ड्रैगन के सिरों के ठीक ऊपर से उड़कर जाना होगा, जो लगातार उन पर बिजली की बारिश कर रहे थे। नीचे इतनी जगह होने के कारण हर व्यक्ति को ज्यादा वज्रपातों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन गुफा के जितना करीब कोई उड़ता, वज्रपात उतने ही ज्यादा सघन होते। धमाका, निंग ने अपनी डाकनॉर्थ तलवारें चलाते हुए सीधे अतिक्रमण कर रहे वज्रों में से एक पर वार किया। डाकनॉर्थ तलवारें मौलिक की से भरी थीं और बिजली को रोकने में सक्षम थीं। बहुत शक्तिशाली। निंग को अपने हाथों में जोर से कांपता हुआ महसूस हुआ। इस बिजली की शक्ति बहुत बड़ी है। ऊपर चलो, चलें, आक्रमण करें। तुरंत कई आकृतियां अपने जादुई खजानों पर सवार होकर एक साथ आकाश की ओर दौड़ पड़ीं। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए उतनी ही ज्यादा बिजली उनका इंतजार करती रही। वे बस कुछ सांसें ही रोक पाए, आधे रास्ते तक पहुंच पाए। फिर बिजली की तेज बारिश ने उन्हें नीचे गिरा दिया और उन्हें फिर से जमीन पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ड्रैगन के सिरों के ऊपर खड़े श्वेत श्याम महाविद्यालय के 6 आदिम ताओवादी आपस में बातें करते और हंसते हुए ये सब देख रहे थे। सब लोग, इन युवाओं में से तुम्हें क्या लगता है कितने लोग गुफाओं में प्रवेश करेंगे? लंबी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए ये सवाल पूछ रहा था। एक नाटा, गोल मटोल, गंजा आदमी हंसा। शायद एक भी नहीं, इतना बुरा नहीं होगा, एक सफेद वस्त्रधारी महिला हंसते हुए बोली। कम से कम 3-4 तो होंगे ही जो गुफा में घुस सकें। देखो, कोई ऊपर की ओर दौड़ रहा है, वह ज्यादा कमजोर नहीं होनी चाहिए। तुरंत अन्य आदिम ताओवादी ध्यान से देखने लगे। एक काले वस्त्र पहने महिला आकाश की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका शरीर कई प्रतानों से घिरा हुआ था। जब बिजली उस पर गिरती तो प्रतान और लताएं सक्रिय रूप से बिजली को रोक देती, एक के बाद एक प्रतानों से बचाव करती। जल्द ही वह आधी दूरी तय कर चुकी थी और ड्रैगन के सिरों की संरचना के और करीब पहुंचती गई। भव्य गोलेम संरचना का आधा हिस्सा। काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी अचानक धीरे से बोला और तुरंत 810 ड्रैगन सिरों में से 405 उस काले कपड़े वाली महिला पर केंद्रित हो गए। तुरंत हजारों बिजली की कौंधें उस काले वस्त्रधारी स्त्री पर पूरी तरह से केंद्रित हो गईं। हालांकि वे लताएं भयंकर संघर्ष कर रही थीं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थीं। धमाका, लताएं फट गईं और वह काले वस्त्रधारी स्त्री आसमान से नीचे गिर पड़ी। वह तो आधा भी नहीं झेल पाई। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। सफेद वस्त्र पहने महिला ने भी सिर हिलाया। उसे असली जीनियस नहीं कहा जा सकता। निंग को आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले कुछ देर तक देखा। उसने देखा कि काले कपड़े पहने वह युवक, जिसने 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख भी प्रशिक्षित किया था, ऊपर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह युवक ड्रैगन के सिरों के समूह के बेहद करीब पहुंचा, उसे अचानक हर एक ड्रैगन के सिर का प्रहार झेलना पड़ा। जैसे ही वह युवक जमीन पर गिरा, निंग को सब कुछ समझ आ गया। सबसे नीचे आपको बस कभी कभार बिजली का एक झटका मिलेगा। आप जितने ऊपर जाएंगे उतने ही ज्यादा बिजली के झटके आपको लगेंगे। अगर आप आधे रास्ते से गुजर गए तो आपको आधे ड्रैगन सिरों का हमला झेलना पड़ेगा।
और जब आप बेहद पास पहुंचेंगे तो आपको सभी ड्रैगन सिरों से सामूहिक हमले झेलने पड़ेंगे। गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको सभी ड्रैगन सिरों की पूरी ताकत का सामना करने में सक्षम होना होगा। इतनी कम दूरी पर भले ही 2 या 3 लोग मिलकर काम करें, ड्रैगन सिरों के हमलों का पूरा खामियाजा भुगतने के बाद वे साथ मिलकर काम करें या नहीं, यह कोई मायने नहीं रखता। निंग इस सिद्धांत को समझता था। जब वे ड्रैगन सिरों के बेहद करीब होते तो पैंतरेबाजी के लिए जगह बहुत कम होती। असंख्य वज्र लगभग एक पूर्ण ठोस हमले का रूप ले लेते। बिजली का एक जाल उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लेता और आगे निकलने के लिए किसी को उसमें से गुजरना पड़ता। इसके आसपास कोई शॉर्टकट नहीं था। आक्रमण करो, ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और विचित्रता तो नहीं है। निंग का शरीर तुरंत जलज्वाला कमलों की 6 परतों से घिर गया। उसी समय उसके पैरों के नीचे एक उड़ती हुई तलवार प्रकट हुई और उसने तुरंत तलवार को नियंत्रित करके आकाश में उड़ान भरी। चलो चलें, हमला करो। लगभग उसी क्षण जब निंग ऊपर की ओर उड़ा, 8 अन्य आकृतियां भी ऊपर की ओर दौड़ीं। ये सभी चुपचाप देख रहे थे। ये देखने के बाद कि कैसे काले कपड़े पहने आदमी को आखिरकार सभी ड्रैगन सिरों के हमलों का सामना करना पड़ा, उन सभी को एहसास हुआ कि कोई छोटा रास्ता नहीं है और इसलिए उन्होंने हमला करने का फैसला किया। आक्रमण करो। काले कपड़े पहने आदमी, जो बीच रास्ते में गिर गया था, दूसरों को ऊपर की ओर बढ़ते देख दांत पीसने लगा। वह भी फिर से ऊपर की ओर उड़ गया। 810 ड्रैगन के सिर गुफा के बिल्कुल पास एक ही जगह पर इकट्ठे थे। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए किसी को उनके बीच से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि उसे सभी 810 हमलों का सामना करना पड़ेगा। 6 आदिम ताओवादी नीचे देखते रहे। ये सभी लोग काफी उत्साही हैं। अब इनमें से कोई भी पीछे नहीं हट रहा। काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। सब लोग, तुम्हें क्या लगता है कौन पास होगा? वह आदमी जो नीले ड्रैगन की संरचना को नियंत्रित कर रहा है। सफेद वस्त्रधारी महिला की आंखें चमक उठीं जब उसने एक नीले ड्रैगन के ऊपर खड़े सफेद वस्त्रधारी युवक को देखा। सफेद वस्त्रधारी यह युवक स्पष्ट रूप से काफी युवा था। उसके चेहरे पर अभी भी जवानी की शर्म की झलक थी, लेकिन उसके नियंत्रण में नीला ड्रैगन की संरचना अतुलनीय रूप से फुर्तीली थी, कभी बिजली के झटकों को चकमा देते हुए तो कभी उन्हें गिरा देते हुए। हमारे इस भव्य सीलिंग फॉर्मेशन में कोई केवल गोलेम या स्वयं निर्मित संरचना का ही उपयोग कर सकता है। सफेद वस्त्रधारी महिला ने आगे कहा, देखो, वह उस संरचना को कैसे नियंत्रित करता है। वह उस स्तर पर है जहां यह उसके शरीर के किसी अंग को नियंत्रित करने जैसा है। वह संरचना है और संरचना वह है। वह निश्चित रूप से संरचनाओं के ताऊ का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हम, ठीक है, अद्भुत। बाकी सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ये आदिम ताओवादी कोई साधारण आदिम ताओवादी नहीं थे। ये श्वेत महाविद्यालय के आदिम ताओवादी थे। ये सभी स्वाभाविक रूप से असाधारण व्यक्तित्व वाले थे और उनका निर्णय त्रुटिहीन था। वे तुरंत पहचान गए कि इस श्वेत वस्त्रधारी युवक में रचनाओं के ताऊ में अद्भुत प्रतिभा है। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। बाकी लोग, मुझे तो कोई खास उत्कृष्ट नहीं दिखता। वे औसत हैं। इन सभी आदिम ताओवादियों के मानक अत्यंत ऊंचे थे। यद्यपि निंग सहित अन्य सभी ने दुर्जेय क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, फिर भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे इन आदिम ताओवादियों को आश्चर्य हो। हा हा हा। काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत जोर से हंसने लगा। तुम सब लोग प्रशिक्षण में डूबे रहते हो। हमने तुम्हें इस बार नए शिष्यों के प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए बुलाया है, लेकिन तुम्हें बहुत सी बातों की जानकारी ही नहीं है। रही बात इस बूढ़े ताओवादी की, मैं हर जगह से खबरें इकट्ठा करता हूँ और जानता हूँ कि इस समूह में एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वहाँ देखो, वह फर पोशाकधारी युवक जिसके शरीर के चारों ओर अग्नि और जल के खिले हुए कमल हैं। उसे बाकी 5 आदिम ताओवादियों ने देखा। श्वेत वस्त्रधारी महिला बोली, हालांकि उसके अग्नि और जल के कमल अद्भुत हैं, फिर भी उसे आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता। उसके बारे में क्या, और सचमुच बाकी आदिम ताओवादियों को भी समझ नहीं आया। काले बालों वाला आदमी हंसा। उसने फर के कपड़े पहने हैं, आग और पानी से कमल के फूल बना सकता है और तलवार भी चला सकता है। 10 में से 9 लोग कहते हैं कि वह केयरफ्री केविन्स का वह युवक जी निंग है, एक युवा प्रारंभिक अवस्था वाला जिफू शिष्य जिसने पहले ही दाव क्षेत्र की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है। दाव क्षेत्र में अंतर्दृष्टि प्राप्त की अन्य 5 आदिम दाववादी सभी चौंक गए और उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए और निंग की ओर देखने लगे, जो बहुत साधारण लग रहा था। पुस्तक 7, अध्याय 18। जी निंग और म्यू नॉर्टसन। 10,000 वज्र एक साथ नीचे की आकृतियों पर गिरे। वे अमर साधक बारी बारी से अपनी अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करते हुए आकाश की ओर उड़ गए। कुछ के शरीरों के चारों ओर सुनहरी रोशनी की परतें दिखाई दी, जबकि अन्य के चारों ओर मायावी दिव्य ड्रैगन प्रकट हुए। ऐसे में निंग के शरीर के चारों ओर घूमते जलज्वाला कमल वास्तव में उतने खास नहीं थे। जाना। एक सफेद कपड़ों वाला युवक इस समय एक नीले ड्रैगन की मूर्ति के ऊपर खड़ा था। नीला ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था। उसका शरीर कभी कभी वार करता और उसके तीखे पंजे हर दिशा में फैले हुए थे, यहाँ तक कि उसकी ड्रेकोनिक पूंछ भी फड़फड़ा रही थी। इस समय बिजली का एक भी गोला उसके पास नहीं पहुँच पा रहा था। नीला ड्रैगन अपनी पूंछ हिलाता है। नीला ड्रैगन आकाश की ओर उड़ता है। सफेद कपड़ों वाला वह युवक बीच बीच में धीरे धीरे कुछ शब्द बुदबुदा रहा था। उसकी आंखें गर्मी से धधक रही थीं। जाहिर था वह अपने नीले ड्रैगन रूप को नियंत्रित करने में पूरी तरह खोया हुआ था और वह अतुलनीय रूप से उत्साहित लग रहा था। आधी संरचना, ध्यान केंद्रित करो। काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी हवा में ऊंचे मंडराते हुए आदेश दे रहा था।
तुरंत 400 से ज्यादा ड्रैगन हेड संरचनाओं ने अपनी बिजली की चमक निंग और आकाश की ओर बढ़ते अन्य लोगों पर केंद्रित कर दी। अद्भुत, अद्भुत, अविश्वसनीय। सफेद कपड़ों वाला युवक और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसके नियंत्रण में नीला ड्रैगन अपनी सभी अनोखी खूबियों को प्रदर्शित कर रहा था और जबरदस्त युद्ध शक्ति छोड़ रहा था। वह आने वाली सभी बिजली की कौंधों को आसानी से रोक सकता था। धमाका! अपनी पूंछ घुमाते ही ड्रैगन ने कई बिजली के बोल्ट गिरा दिए, लेकिन निंग उसके बिल्कुल पास था। जलज्वाला कमल निंग के चारों ओर घूम रहे थे, जिसके दोनों हाथों में डार्क नॉर्थ तलवारें थीं। हालांकि ये बिजली के बोल्ट सुरक्षात्मक जलज्वाला कमलों को भेदने में सक्षम थे, फिर भी निंग की दोनों तलवारों ने उन्हें आसानी से रोक लिया। निंग की तलवार की रोशनी पानी की तरह चमक उठी। सहजता और शालीनता से आगे बढ़ते हुए उसने बिजली के सभी झटकों को रोक दिया। अरे! निंग का चेहरा बदल गया। बिजली के 3 झटकों ने अचानक उस पर हमला किया था और वे बहुत करीब थे। वे तुरंत आ पहुंचे और निंग, जो पहले तैयार नहीं था, पूरी तरह से अचंभित रह गया। पानी से सुरक्षित निंग की तलवारें तुरंत दिशा बदल गईं और तेजी से उन बिजली के झटकों को रोकने लगीं। उसी समय निंग अपने पास खड़े उस सफेद कपड़ों वाले युवक पर एक नजर डाले बिना नहीं रह सका। अभी अभी उस युवक की हरकतों से वह प्रभावित हुआ था। सफेद कपड़ों वाला युवक भी निंग की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। उसने जल्दी से संदेश भेजा, मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। ये गलती से हो गया। ये देखकर कि सफेद कपड़ों वाला युवक ऐसे मुश्किल समय में भी मानसिक संदेश भेज रहा था, निंग को उस पर दया आ गई। उसने जवाब में लिखा, कोई बात नहीं, मैं आगे से और ज्यादा सावधान रहूंगा। सफेद वस्त्रधारी युवक ने जवाब दिया, बस सावधान रहना, हम उन सभी संरचनाओं के संयुक्त हमलों का सामना करने वाले हैं। निंग ने हंसते हुए कहा। ऐसे समय में दोनों मन ही मन बातचीत कर पा रहे थे। जाहिर है उनमें अभी भी ऊर्जा बची हुई थी। वे लगातार ऊंची उड़ान भरते रहे। उनके ऊपर ड्रैगन के सिरों की रूपरेखाएं धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थीं। 810 ड्रैगन के सिर एक दूसरे से सटे हुए थे और उनके साथ साथ जो समूह आगे बढ़ा था उसमें से 2 पहले ही मारे जा चुके थे। केवल 8 ही आकृतियां ऊपर की ओर उड़ती रहीं। संपूर्ण संरचना, ध्यान केंद्रित करो। काले बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक बार फिर आदेश दिया। धमाका, 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 धमाका। पल भर में ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो और धरती ढह गई हो। सभी ड्रैगन सिरों ने एक ही जगह पर हमला किया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बिजली की चमक से भर गई हो। आसपास का हर इंच बिजली की नीली चमक से भरा हुआ लग रहा था। साफ था कि उन्होंने उस इलाके को पूरी तरह से भिगो दिया था। जलज्वाला कमल। निंग की आंखों में एक भयंकर चमक आ गई और उसके चारों ओर जलज्वाला कमलों की एक के बाद एक परतें उभरने लगीं। जब भी एक परत क्षतिग्रस्त होती, एक नई परत जन्म ले लेती। निंग के हाथों में जो 2 तलवारें थीं, वे चमक रही थीं और निंग के आसपास के क्षेत्र को तलवार की रोशनी से भर रही थीं। बिजली का एक भी बोल्ट निंग की तलवारबाजी की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पा रहा था। शुल्क। एक पल में निंग हमलों के इस संतृप्त क्षेत्र से गुजरने में कामयाब रहा। स्विश। जैसे ही वह स्वर्ग से होते हुए ड्रैगन के सिरों की संरचना के पास से गुजरा, निंग अब एक ही नजर में उन 6 आदिम ताओवादियों को साफ साफ देख पा रहा था जो इस घटना को देख रहे थे। गड़गड़ाहट। एक बेजोड़ प्रभावशाली नीला ड्रैगन आकाश की ओर दौड़ा और ड्रैगन के सिरों वाली संरचना को भी पार कर गया। नीला ड्रैगन पर सवार सफेद कपड़ों वाले युवक ने ये देखकर कि निंग भी बाहर आ गया है, निंग की ओर एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। स्वूश, स्वूश। निंग तुरंत गुफा की ओर उड़ गया और सफेद कपड़े पहने युवक भी उड़कर ऊपर आया। फिर उसने अपनी रचना को छिपा लिया। धमाका, टकराव, धमाका। विस्फोटों की लगातार आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिनमें भयंकर गर्जना भी शामिल थी। 3 और आकृतियां बिजली के संतृप्त क्षेत्र को पार करते हुए गुफा में घुस गईं। गुफा कई दसियों मीटर चौड़ी थी। सफेद वस्त्र पहने युवक निंग के साथ आगे बढ़ा। मेरा नाम म्यू नॉर्टसन है। जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। मेरी कला पर मेरी पकड़ अपर्याप्त थी और मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, साथ ही ताओवादी। मेरा नाम जी निंग है। निंग भी उसकी तरफ मुस्कुराई। तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता। तुम भी मेरी तरह स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तुम लापरवाह कैसे हो सकते हो? सफेद कपड़ों वाले युवक ने जल्दी से सिर हिलाया। निंग साफ समझ गया कि यह सफेद कपड़ों वाला युवक थोड़ा अपरिपक्व लग रहा था। देखने में तो वह निंग से भी छोटा लग रहा था। शायद वह निंग से भी पहले जियांटियन स्तर पर पहुंच गया था। उसने तुरंत पूछा, भाई म्यू, इस साल मेरी उम्र 16 साल है। आपकी उम्र कितनी है? 14। सफेद कपड़ों वाले युवक म्यू नॉर्टसन ने ईमानदारी से जवाब दिया। गुफा में घुसे बाकी 3 युवकों के चेहरे तुरंत बदल गए। तीनों ने निंग और नॉर्टसन की ओर अतुलनीय रूप से जटिल भावों से देखा। राक्षस, राक्षस। एक 16 साल का था, जबकि दूसरा 14 साल का। कितने छोटे थे वे, और फिर भी इन दोनों ने बिजली की संरचना को बाकियों से पहले ही तोड़ दिया था। काले कपड़े पहने उस आदमी के शरीर पर कुछ चोटें भी थीं। उसने निंग को गौर से देखा। जी निंग नाम का यह व्यक्ति सिर्फ 16 साल का है, लेकिन 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के हिसाब से वह पहले से ही जिफू स्तर का है। इसके अलावा वह आसानी से हमला करने में भी सक्षम था। मुझे सफल होने से पहले 2 प्रयास करने पड़े। इससे पहले उसने सबसे पहले हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी पहली कोशिश में ही नाकाम हो गया था। उसे नाकाम होते देखने के बाद ही जी निंग और बाकी लोगों ने हमला किया। वह तुरंत निंग के पीछे से आगे बढ़ा और फिर सफेद वस्त्रधारी युवक नॉर्टसन की एजियो ड्रैगन संरचना का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया।
एजियो ड्रैगन संरचना ने कुछ बिजली रोक दी थी, इसलिए उसके लिए चीजें थोड़ी आसान हो गई थीं। फिर भी ये थोड़ा ही आसान था। अंदर घुसने के लिए उसे फिर भी चोट लग गई। ये सचमुच बहुत मुश्किल था। सफेद कपड़ों वाले युवक नॉर्थसन ने नीचे देखा, फिर आह भरी। इस विशाल बिजली जैसी संरचना से गुजरना वाकई मुश्किल था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। निंग ने भी नीचे देखा। उनके नीचे दूसरे अमर साधक अभी भी बार बार ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। यह मुश्किल है, निंग ने धीरे से सहमति जताई। हालांकि स्टिलवाटर कमांडरी द्वारा नियंत्रित विशाल क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। स्वूश, फिर एक और आकृति बिजली के अवरोधक क्षेत्र से गुजरी। एकाकी चाप में आगे की ओर बढ़ते हुए वह गुफा के द्वार पर उतरी। ये बैंगनी वस्त्र पहने एक युवती थी जिसका चेहरा पाले और बर्फ जैसा था। उसकी आंखों के भाव से साफ जाहिर था कि वह बचपन से ही घमंडी थी। फिर भी गुफा में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक सच्ची प्रतिभा था। कुछ क्षण बाद समय समाप्त हो गया है। काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी ऊंची आवाज में बोला, और तुरंत 810 ड्रैगन के सिर रुक गए। वे अमर साधक जो हवा में थे अब भी ऊपर उड़ना चाहते थे, लेकिन तुम सब नीचे जाओ। काले बालों वाले आदमी ने अचानक दहाड़ लगाई और उसकी आंखें तुरंत डरावनी हो गईं। एक भयानक शक्तिशाली दिव्य अनुभूति नीचे की ओर प्रवाहित हुई और तुरंत ही ऊपर उड़ने की इच्छा रखने वाले सभी अमर साधक रुक गए और फिर वे सभी नीचे की ओर गिरने लगे। दिव्य अनुभूति, ये देखकर निंग की आंखें चमक उठीं। दिव्य अनुभूति का आक्रमण। जब उन अमर साधकों पर आक्रमण हुआ तो उनकी दृष्टि धुंधली पड़ गई और फिर वे आकाश से नीचे गिर पड़े। स्पष्टतः उनकी आत्माओं पर आक्रमण का प्रभाव पड़ा था। तो क्या दिव्य इंद्रिय पर आक्रमण करने की भी कोई तकनीक होती है? निंग के दिल में तुरंत एक बेचैनी सी दौड़ गई। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी दिव्य आत्मा थी, जो पहले से ही एक आदिम ताओवादी के बराबर थी। इसके अलावा नुवा पेंटिंग, दृश्यावलोकन तकनीक पर निर्भर रहने से उसकी दिव्य आत्मा दिन ब दिन और भी मजबूत होती जा रही थी। हालांकि इस समय तक वह अपनी दिव्य इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल अपनी सहायता के लिए वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए ही कर पा रहा था। उसने कभी नहीं सुना था कि ऐसी तकनीकें भी होती हैं जिनसे कोई अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके किसी की आत्मा पर सीधे हमला कर सके। दिव्य इंद्रिय आक्रमण, ये कैसे काम करेगा? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह जरूर कोई बेहद उच्च स्तरीय तकनीक होगी। चूंकि वह काले बालों वाला आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ब्लैक व्हाइट कॉलेज के रिकॉर्ड में ये दिव्य इंद्रिय तकनीक जरूर होगी। निंग ने तुरंत मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ये तकनीक हासिल करनी और सीखनी ही है। काले बालों वाला आदमी और बाकी 6 आकृतियां गुफा में उड़ गईं। वे सभी अलग अलग दिख रहे थे। एक सुंदर दिख रहा था, दूसरा छोटा और गोल मटोल, तीसरा भावशून्य। लेकिन उन सभी की आभा अद्भुत रूप से शक्तिशाली थी। निंग और बाकी 9 ने आदरपूर्वक पुकारा, वरिष्ठों, सादर प्रणाम। 6 आदिम दाववादियों ने निंग और बाकी 9 को अपनी निगाहों से देखा। निंग पर पड़ने के बाद कुछ निगाहें कुछ देर के लिए रुक गईं। आप, काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने एक नीले कपड़े पहने युवक की ओर इशारा किया, जिसने मुकुट पहना हुआ था और जिसकी निगाहें चमक रही थीं। नीले कपड़े वाले युवक का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, ये जूनियर ईस्ट्रिवर लश है। निंग और बाकियों ने उसे देखा। ईस्ट्रिवर कबीला, यह 8 प्रमुख शक्तियों में से एक था। ईस्ट्रिवर कबीला, काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी ठिठक कर हंसा। मुझे परवाह नहीं कि तुम कहां से आए हो। हर किसी को, यहाँ तक कि स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले के सदस्य या ग्रैंड्स या राजवंश के शाही कबीले के सदस्य को भी, अगर हमारे ब्लैक व्हाइट कॉलेज में शामिल होना है तो ब्लैक व्हाइट कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। तुमने दाव सील का इस्तेमाल किया, तुमने नियमों का उल्लंघन किया। जल्दी करो और चले जाओ। मुकुटधारी युवक ने दांत पीस लिए, फिर तुरंत ही प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उड़ चला। उसने दाव सील का इस्तेमाल किया। निंग ने ईस्ट्रिवर कुल के इस शिष्य को आश्चर्य से देखा। नए शिष्यों की परीक्षा लेते समय द्वार पर विभिन्न आवश्यकताओं की एक सूची रखी होती थी। दाव सील और अन्य बाहरी सहायता स्रोतों का उपयोग वर्जित था। परीक्षाओं में सफल होने के लिए व्यक्ति को अपनी शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। जो कोई भी बाहरी शक्ति स्रोतों का उपयोग करता, उसे निष्कासित कर दिया जाता। आप म्यू नॉर्थसन हैं? काले बालों वाला आदमी सफेद वस्त्र पहने उस युवक की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। नमस्ते सीनियर, नॉर्थसन ने आदरपूर्वक कहा। काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। 14 साल, बुरा नहीं है, मुझे आपकी रचना देखने दो। ठीक है। नॉर्थसन नियम जानता था। निर्माणों के इस्तेमाल पर पाबंदियां थीं। अगर कोई अमर साधक था जो निर्माणों और गोलेम के दाव पर चलता था, अगर वह किसी निर्माण को परीक्षण में लाना चाहता था, तो निर्माण में चेतना होना वर्जित था। निर्माण के भीतर कोई तात्विक ऊर्जा केंद्र भी नहीं हो सकता था। उसे पूरी तरह से अपने तात्विक की द्वारा नियंत्रित होना जरूरी था। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान ही 6 आदिम ताओवादी मामले की सच्चाई बता चुके थे। ये जांच सिर्फ नियमों का अक्षरशः पालन करने के लिए थी। निरीक्षण समाप्त हुआ। काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। स्वीकार्य। नॉर्थसन ने तुरंत एजियो ड्रैगन की रचना वापस स्वीकार कर ली। तुम 8 काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने निंग और बाकी 7 को अपनी नजरों से देखा। तुम पहली परीक्षा पास कर चुके हो। अब दूसरी और आखिरी परीक्षा है। अगर तुम इसे पास कर लेते हो तो तुम हमारे श्वेत श्याम कॉलेज के शिष्य बन जाओगे। लेकिन अगर तुम पास नहीं हो पाए तो मुझे तुम सबको जाने के लिए कहना पड़ेगा।
दूसरी और आखिरी परीक्षा। निंग हैरान था। वह काले बालों वाला युवक भी, जो 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण तक पहुंच गया था, पहली परीक्षा में बमुश्किल ही पास हुआ था। और फिर भी एक दूसरी अनुवर्ती परीक्षा तो होनी ही थी। चोंग, बच्चे। 6 आदिम दाववादियों में से एक सफेद वस्त्रधारी महिला बोली। काले वस्त्रधारी युवक ने आदरपूर्वक कहा, चाची, एक बार जब आप 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 9वें चरण तक पहुंच जाएंगे तो आप निश्चित रूप से हमारे श्वेत कॉलेज में प्रवेश पा सकेंगे। लेकिन आप अभी केवल 7वें पर हैं। श्वेत वस्त्रधारी महिला ने अपना सिर हिलाया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। 9वीं स्टेज तक पहुंचने में मुझे कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे। काले कपड़े पहने युवक ने अधीरता से उत्तर दिया। सफेद वस्त्रधारी महिला ने अपना सिर हिलाया। तुम अंतिम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। चाची, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। काले कपड़े पहने युवक ने दांत पीस लिए। ऐसे समय में वह यूं ही कैसे हार मान सकता था। उनके जवाब से श्वेत वस्त्रधारी महिला ने अपना सिर हिलाया। पुस्तक 7, अध्याय 19, अंतिम संरक्षक। इस भर्ती अभियान के प्रबंधकों में से एक होने के नाते परी हुआ यूं को स्वाभाविक रूप से पता था कि अंतिम परीक्षा कितनी कठिन होगी। उसके कुल के इस कनिष्ठ हुआ चोंग के सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। तुम 8 मेरे पीछे आओ, काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। 6 आदिम ताओवादी आगे आगे चलने लगे, जबकि जी निंग और बाकी 8 पीछे पीछे चल पड़े। निंग ने पास खड़े काले कपड़े पहने युवक की तरफ देखा। युवक की आंखें विद्रोह और पागलपन से भरी थीं। उसकी चाची परी हुआ यून थी। हुआ कबीले में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था और हालांकि हुआ कबीले की रक्षा एक अमर देवता करता था, पर चूंकि परी हुआ यून श्वेत श्याम महाविद्यालय की एक आदिम ताओवादी थी, इसलिए उनका युद्ध कौशल निश्चित रूप से एक अमर देवता के बराबर था। उसे परी हुआ यूं के शब्दों का आदर और सम्मान करना था। लेकिन उसे काले गोरे कॉलेज में भी प्रवेश लेना था। वह भी अपनी चाची की तरह काले गोरे कॉलेज का सदस्य बनना चाहता था। मुझे प्रवेश करना ही होगा। स्वर्ग का ताओ ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को हमेशा एक अवसर मिलेगा। काले कपड़े पहने युवक ने दांत पीस लिए। कुछ देर तक अंधेरी, उदास गुफाओं से गुजरने के बाद वे एक निकास द्वार पर पहुंचे। आगे 9 अलग अलग प्रवेश द्वार थे। रुको, काले बालों वाले आदमी ने कहा। निंग और बाकी 7 लोग रुक गए। इन 9 प्रवेश द्वारों पर हमारे श्वेत श्याम कॉलेज का एक जिफू शिष्य पहरा दे रहा है। काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने निंग और बाकी लोगों को अपनी नजरों से देखा। तुम 8 में से हर एक को एक रास्ता चुनना होगा। निंग और बाकी 8 के चेहरे बदल गए। क्या श्वेत श्याम महाविद्यालय के पूर्ण शिष्यों द्वारा संरक्षित ये वे लोग थे जिन्होंने सर्वोच्च तकनीकों और कलाओं का प्रशिक्षण लिया था, जबकि वे 8 तो बस शुरुआती जिफू की शोधक थे। अपने अपने चुने हुए गलियारों में प्रवेश करने के बाद आप इन संरक्षक शिष्यों से मिलेंगे। जब तक आप गुफा की रखवाली करते हुए उससे बाहर निकलने में सक्षम हैं, तब तक आप हमारे श्वेत महाविद्यालय के शिष्य बन जाएंगे। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। चिंता मत करो, पहरे पर तैनात इन जिफू शिष्यों को केवल एक ही प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति है, जबकि आप सभी पूरी ताकत लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको संरक्षक शिष्य को हराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल गुफा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसके बाद हम सभी इस पर्वत की चोटी पर फिर से मिलेंगे। ठीक है। निंग और बाकी 8 ने सिर हिलाया। तो जाओ, काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने निर्देश दिया। उन्होंने जल्दी से एक एक गलियारा चुन लिया। निंग ने थोड़ा सोचा, फिर अपने लिए भी एक गलियारा चुन लिया। सिर्फ काले बालों वाला युवक थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर दांत पीसते हुए वह भी एक गलियारे में घुस गया। सभी अपने अपने गलियारों में चले गए। वू शियू, नाटा, मोटा, गंजा आदमी हंसा। इस शिष्य भर्ती के प्रभारी आप हैं और इसे शुरू से अंत तक प्रबंधित कर रहे हैं। बताओ, इन 8 में से कौन हमारे श्वेत कॉलेज का शिष्य बन पाएगा? काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी हिचकिचाया। अगर मुझे 8 में से चुनना हो तो मैं कहूंगा कि जी निंग जरूर कामयाब होगी। सही, हाँ, वह निश्चित रूप से सफल होगा। सब जानते हैं कि जी निंग सफल होगी। बूढ़े ताओवादी वू शियू। बाकी 7 का क्या? बाकी सब बोलते हुए हंस रहे थे। काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इन 8 में से सिर्फ जी निंग ही निश्चित रूप से सफल होगी। बाकी 7 के लिए यह मुश्किल होगा। अगर आप मुझ पर किसी को चुनने का जोर डालेंगे तो वह 14 साल का लड़का जो एजियो ड्रैगन की संरचना को नियंत्रित करता है, म्यू नॉटसन, उसके लिए भी एक मौका है। हम ठीक है। जी निंग के अलावा बाकियों को भी यह काफी मुश्किल लगेगा, खासकर परी हुआ यून के उस कुल के सदस्य को। उसे बिजली के निर्माण समूह को पार करना भी काफी मुश्किल लगा। वह निश्चित रूप से इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। सब जानते हैं कि आप कितने होशियार हैं। सफेद वस्त्रधारी महिला ने दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के आदमी को, जो अभी बोल रहा था, कड़ी नजर से देखा। जबकि आदिम ताओवादी आपस में बातचीत कर रहे थे, वे अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग ये जांचने के लिए भी कर रहे थे कि प्रत्येक पर्वतीय सुरंग के भीतर क्या चल रहा है। ओह, ये ब्लडरिन का ब्लाडास्क है। जी निंग ने जो गलियारा चुना है उसकी रखवाली उस बच्चे ब्लाडास्क द्वारा की जाती है। वह बहुत घमंडी है। वह निश्चित रूप से जी निंग के लिए वहां से गुजरना आसान नहीं बनाएगा। सभी आदिम दाओवादी 8 गलियारों में चल रही घटनाओं को इत्मीनान से देख रहे थे। निंग ने जिस गलियारे को चुना था उसके अंदर प्रवेश द्वार से लगभग 100 मीटर आगे एक सफेद वस्त्रधारी युवक खड़ा था। उसकी छाती पर खून के 3 धब्बे थे।
एक सफेद बनियान जिस पर खून की 3 बूंदें थीं। इसे पहनने के लिए सिर्फ वही प्रतिभाशाली शिष्य योग्य थे जिन्होंने ब्लडरिंका वंश की विरासत हासिल की थी। ब्लडरिंका कबीला स्टिलवाटर कमांडरी के बाहर स्थित सर्वोच्च जनजातियों में से एक था। उन्होंने मुझे पहरा देने को कहा था। सफेद वस्त्र पहने युवक ब्लाडस्क वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर के चारों ओर एक उल्टी हुई तलवार मंडरा रही थी। उसने धीरे से अपनी उंगली निकाली और उसे थपथपाया। गड़गड़ाहट। तलवार की धुन पर तुरंत गुफा गूंज उठी। वह अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मेरे द्वारा चुनी गई सुरंग से सफलतापूर्वक गुजरने के बारे में तो भूल ही जाओ। ब्लडरिंका ब्लाडस्क के अहंकार ने ऐसा कर दिया कि वह निश्चित रूप से प्रारंभिक जिफू शिष्य चरण के किसी भी जूनियर को अपनी गुफा से सफलतापूर्वक गुजरने की अनुमति नहीं देगा। एक ही तलवार। उन्होंने मुझे सिर्फ यही एक तलवार इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। फिर भी ये काफी होगी। सफेद वस्त्रधारी युवक ने फिर तलवार थपथपाई और तलवार ने जवाब में गुनगुनाया, मानो उसके साथ नखरेबाजी से पेश आ रही हो। वह मुस्कुराए बिना न रह सका। जन्म से ही वह सोते समय लकड़ी की तलवार थामे रहता था। उसके माता पिता ने उसका नाम ब्लाडस्क रखा था और पिछले 30 सालों में उसने अपनी सारी मेहनत अपनी तलवार पर केंद्रित कर दी थी। वह उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वह खुद अपनी तलवार था और तलवार खुद वह था। हालांकि उसके पास ब्लडरिंका कबीले के उत्कृष्ट कौशल थे, फिर भी कबीले ने उसे स्टिलवाटर कमांडरी के ब्लैक व्हाइट कॉलेज में भेज दिया था। वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिल हो गया। वह आ रहा है। सफेद कपड़ों वाले युवक को आने वाली हलचल का अंदाजा हो गया। अचानक उसे बाहर से एक हताश आवाज सुनाई दी। 9 गलियारे 8 प्रतियोगी। मेरा गलियारा अकेला ऐसा है जिसमें कोई भी चयनित नहीं हुआ। मेरे साथी शिष्यों, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी इन जूनियर्स को आगे नहीं बढ़ने देगा। चिंता मत करो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ऑक्स। जूनियर प्रशिक्षु भाई ऑक्स, आपके लिए कितना दुख की बात है। तुमने इतने समय तक व्यर्थ ही प्रतीक्षा की है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ऑक्स, हालांकि मुझे केवल एक ही जादुई खजाने की अनुमति है। ये कनिष्ठ निश्चित रूप से इसे पार नहीं कर पाएंगे। जवाब में एक के बाद एक आवाजें गूंजी। ब्लाडस्क भी चिल्लाया, जूनियर प्रशिक्षु भाई ऑक्स, जरा रुको। जब मैं इस बच्चे को वापस कर दूंगा तब हम साथ साथ चलेंगे। कदमों की आहट सुनाई दी। ब्लाडस्क ने तुरंत ध्यान से आगे देखा। उसने दूर से सुरंग की गहराई से एक आकृति को निकलते देखा। एक नाजुक सुंदर आकृति वाला युवक, दोनों हाथों में तलवार लिए, फर पहने और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए निकला। जूनियर। ब्लडरिंका ब्लाडस्क ने अपने सामने उड़ती तलवार थपथपाई और तलवार ने जवाब में गुनगुनाया। ब्लाडस्क ने शांति से कहा, भविष्य में ये बात अच्छी तरह याद रखना, जिसने तुम्हें ब्लैक व्हाइट कॉलेज में घुसने से रोका था वह मैं हूँ। ब्लडरिंका ब्लाडस्क। मैं। निम्न कुछ कहने ही वाला था कि ब्लाडस्क ने शांति से बीच में ही टोक दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। निम्न ने भौहें चढ़ाईं। कितना घमंडी है। जब ऐसा ही था तो उसे आगे बढ़कर जल्दी और साफ साफ जीत लेना चाहिए। बिजली बरसने दो। ब्लाडस्क ने धीरे से पुकारा और जैसे ही उसने ऐसा किया उसके सामने उड़ती हुई तलवार से गरजने जैसी आवाज निकलने लगी। आसपास के क्षेत्र में बिजली का एक बोल्ट सचमुच प्रकट हुआ जो उस उड़ती हुई तलवार के चारों ओर घूमता हुआ फिर निम्न की ओर एक चौंकाने वाली शक्ति के साथ उमड़ पड़ा। इस अकेले प्रहार की ताकत सिद्धशूली और मोनोसेरोस की शक्ति से कहीं ज्यादा थी। तलवार मानो बिजली के अनगिनत बोल्टों में बदल गई हो और आश्चर्यजनक गति से वार कर रही हो। कमल के फूल को खिलने दो। निम्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तुरंत उसके चारों ओर जलज्वाला कमल प्रकट हो गए। फूलों की एक के बाद एक परतें खिलती गईं। फूलों की कुल 6 परतें दिखाई दीं। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। बिजली की तलवार ने सभी 6 परतों को सीधे चीर डाला, लेकिन उसकी गति स्पष्ट रूप से कुछ कम हो गई थी। निम्न की डाकनॉर्थ तलवारें एक भ्रामक सरल तरीके से चलीं और उस शक्तिशाली क्रूर तलवार के वार को एक तरफ मोड़ दिया। कितनी ताकत है। निम्न ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आसानी से वार झेल लिया हो, लेकिन असल में उसके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच के हिस्से में हल्की सी दरार पड़ गई थी। तो तुम्हारे पास कुछ क्षमता जरूर है, लेकिन वो बेकार है। ब्लाडस्क अचानक जोर से दहाड़ा। थंडर गॉड का नर्क। उड़ती हुई तलवार हवा में लटकी रही, लेकिन उसके चारों ओर एक के बाद एक बैंगनी बिजली के बोल्ट दिखाई देने लगे। ये सर्पिल बिजली के बोल्ट एक जेल के आकार में टेढ़े मेढ़े हो गए और एक शक्तिशाली दबाव ने पूरी गुफाओं को भर दिया। गर्व करो कि तुम मेरी इस तकनीक से हार गए, ब्लाडस्क ने ठंडे स्वर में कहा। जाओ। धमाका। थंडरगॉड जेल तकनीक तेजी से निम्न की ओर उड़ी। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के शिष्य अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। सिर्फ एक उल्टी तलवार से वह अभी भी इतनी शक्ति प्रकट कर सकता है और दुनिया की इतनी ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है। निंग ने मन ही मन प्रशंसा में आह भरी और अपने आसपास के क्षेत्र में एक के बाद एक उल्टी तलवारें प्रकट कर दी। कुल मिलाकर 729 उल्टी तलवारें प्रकट हुईं। तलवारों की एक संरचना। दूर खड़े ब्लाडस्क का चेहरा बदल गया। संरचना शब्द से जुड़ी किसी भी चीज को कम नहीं आंका जा सकता, और इसमें तो कई तलवारें थीं। अगर कोई अपनी सारी ऊर्जा को एक पूरे में पूरी तरह केंद्रित कर सके तो उस एक वार की शक्ति विस्फोटक होगी। श्वेत श्याम महाविद्यालय के एक शिष्य होने के नाते ब्लाडस्क स्वाभाविक रूप से तलवार संरचना की तकनीकें भी जानते थे,
लेकिन इस कार्य के लिए वह केवल एक ही तलवार का उपयोग कर पा रहे थे। 729 उल्टी तलवारें हवा में लटकी हुई थीं। उनमें से 81 नश्वर श्रेणी की उल्टी तलवारें थीं। इनमें 9 यांक तलवार संरचना वाली तलवारें भी शामिल थीं जो निंग ने पानी के नीचे की संपत्ति से हासिल की थीं, और 72 उल्टी तलवारें भी शामिल थीं जो निंग ने सिद्ध शू ली को मारने के बाद हासिल की थीं। हालांकि उसके पास कुछ और नश्वर श्रेणी की उल्टी तलवारें भी थीं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थीं और वे सभी विविध और प्रकृति में भिन्न थीं, इसलिए निंग ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। 9 यांग तलवारों की 9 उल्टी तलवारें मुख्य संरचना का आधार थीं, जबकि अन्य 72 नश्वर श्रेणी की उल्टी तलवारें, जो सभी एक ही मूल से आई थीं, उनके चारों ओर घूमती हुई 81 उल्टी तलवारों का एक विशाल समूह बना रही थीं। बदले में उन्होंने 600 से ज्यादा बिना श्रेणी की उल्टी तलवारों का मार्गदर्शन किया। गड़गड़ाहट। निंग की तात्विक ने उन उल्टी तलवारों को भर दिया और उनके द्वारा रूपांतरित हो गई। उसकी दिव्य आत्मा, जो दिव्य इंद्रिय स्तर पर थी, इन सभी तलवारों को नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्षम थी, और जल्द ही उसकी छाती के सामने एक चौंकाने वाली, विस्मयकारी शक्तिशाली तलवार की रोशनी प्रकट हुई। इस तकनीक की शक्ति अब सचमुच अद्भुत थी। इसकी इतनी ताकत का मुख्य कारण वे 9 अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ उड़ने वाली तलवारें थीं जो उसने पानी के नीचे की संपत्ति से प्राप्त की थीं। उनमें से हर एक पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने के बराबर थी, और वे सभी एक ही स्रोत से आई थीं, जो और भी दुर्लभ था। मार डालो। निंग ने हमले की इच्छा जताई। स्विश। तलवार की रोशनी, जो अब पूरी तरह से एक असली उड़ती हुई तलवार के आकार में थी, हवा में उछली और बिजली की आसम कैद को बलपूर्वक चीरती हुई खुल गई। धमाका। कुछ ही क्षणों बाद बिजली का कारागार विस्मयकारी ढंग से फट गया। जाओ जाओ जाओ। निंग ने जल्दी से तलवार की रोशनी से लगातार 3 और हमले किए। अच्छा नहीं। ब्लाडस्क का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। आखिरकार वह एक शीर्ष जिफू शिष्य था, जबकि निंग कम हजार तलवारों की संरचना के माध्यम से अपनी की को नियंत्रित और रूपांतरित करके और उसे अपनी तलवार की रोशनी में ढालकर एक ऐसी की शुद्धता प्राप्त कर चुका था जो एक वांशियांक सिद्ध के बराबर थी। तलवार की तकनीकों के संदर्भ में ब्लाडस्क ब्लडिंग का कबीले का था और श्वेतश्याम महाविद्यालय का एक कुलीन सदस्य था। स्वाभाविक रूप से वह दुर्जेय था, लेकिन सच्ची अंतर्दृष्टि और समझ के मामले में निंग उससे भी ऊंचे स्तर पर था। इसलिए जब निंग ने अपनी कम हजार तलवारों की संरचना सक्रिय की तो ब्लाडस्क वास्तव में नुकसान में था। पोलारिस। ब्लाडस्क के पास और कोई चारा नहीं था। पल भर में बिजली की तरह चमकती हुई 7 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुईं। 7 उड़ती हुई तलवारें उसके चारों ओर घूमती रहीं, जिससे एक विशाल तारामंडल का आकार बन गया। यह उत्तरी डिपर के 7 तारे थे। नीचे ब्लाडस्क गुर्राया। धमाक धमाक धमाक। निंग की तलवार की रोशनी की 3 चमकें उत्तरी डिपर के धीरे धीरे घूमते 7 तारों से बिखर गईं। ब्लाडस्क ने अपना सिर घुमाया, अपनी उड़ती हुई तलवारें इकट्ठी की, फिर एक प्रकाश किरण में तब्दील होकर चला गया। नियमों के मुताबिक उसे सिर्फ एक ही उड़ती हुई तलवार इस्तेमाल करने की इजाजत थी, चूंकि उसे अपने बाकी जादुई खजाने निकालने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह हार गया। कितना दुर्जेय। निंग ने ब्लैक व्हाइट कॉलेज के उस शिष्य ब्लडरिन का ब्लाडस्क को जाते हुए देखा। वह आश्चर्य से आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। स्कूल को उसे सिर्फ एक ही उड़ने वाली तलवार के इस्तेमाल तक सीमित रखना चाहिए था। जैसे ही उसने अपनी असली ताकत दिखाई, उसने तुरंत मेरे कमजोर 1000 तलवारों वाले स्वरूप को दबा दिया। आखिरकार वह एक शीर्ष जिफू शिष्य है, जबकि मैं एक प्रारंभिक अवस्था का जिफू शिष्य हूँ। तात्विक की शक्ति में अंतर। जब मेरा सामना किसी अन्य अद्वितीय प्रतिभा से होता है तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। निंग को यह एहसास नहीं था कि असल में उसे बस गुफा से बाहर उड़ना था। फिर भी उसने रक्षक को अपनी असली शक्ति दिखाने पर मजबूर कर दिया था। काले गोरे कॉलेज। निंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और गुफा से बाहर निकला। वह एक उड़ने वाली नाव पर चढ़ गया, फिर अपने आसपास के असीम खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों को निहारने लगा। आज से वह सचमुच काले गोरे कॉलेज का सदस्य बन गया। पुस्तक 7, अध्याय 20। जी निंग, श्वेतश्याम कॉलेज की शिष्या। गुफाओं के द्वार पर खड़े 6 आदिम ताओवादी जोर जोर से हंस रहे थे। हा, ये जी निंग वाकई बहुत जबरदस्त है। वह अपनी उस प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है जिसे ताओ क्षेत्र की गहरी समझ है। वह तलवार बनाने की तकनीक। हालांकि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये स्पष्ट रूप से एक बेहद जटिल और शक्तिशाली तलवार बनाने की तकनीक है। 700 से ज्यादा तलवारों को नियंत्रित करने के लिए उसकी आत्मा और उसकी समझ के स्तर पर जो मांगे होंगी वे निश्चित रूप से बहुत बहुत ज्यादा होंगी। छोटे गोल मटोल बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। वह एक शुरुआती जिफू डिसिपल की रिफाइनर सर्वोच्च जिफू स्तर के ब्लडिंग का ब्लाडस्क को अपनी तलवार की टुकड़ी को छोड़ने के लिए मजबूर करने में सक्षम था ताकि उसे रोका जा सके। उसके बाद ब्लाडस्क के पास रहने लायक कोई चेहरा नहीं बचा था, इसलिए वह तुरंत चला गया। ठीक है, बहुत ही शानदार। वह स्पष्ट रूप से गुफा से बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने आमने सामने की लड़ाई पर जोर दिया। इस हद तक लड़ाई लड़ी कि उसने संरक्षक शिष्य को स्वेच्छा से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इन आदिम ताओवादियों ने प्रशंसा से आह भरी। स्वाभाविक रूप से उन सभी को ऐसा दुर्जेय शिष्य पसंद आया। इसका मतलब था कि उनका श्वेतश्याम महाविद्यालय फिर से शक्तिशाली होगा। सदियों बाद शायद श्वेतश्याम महाविद्यालय एक और दुर्जेय अमर को जन्म देगा। हमें उसे अच्छा मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करना होगा। इस जी निंग में अमर बनने की क्षमता है, काले बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। सफेद वस्त्रधारी महिला ने सिर हिलाया। वास्तव में उसे उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उसे लाड़ प्यार नहीं दिया जा सकता।
अगर हम इस अंगर जेड को बर्बाद कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। शिक्षा देना अपने आप में एक कला थी। प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से अहंकार और अभिमान से युक्त होती हैं और अमरता का मार्ग 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों का मार्ग होता है। व्यक्ति युद्ध के बीच बड़ा होता है और किसी से भी दुश्मनी मोल लेने से बच नहीं सकता। इन सब बातों का परिणाम एक प्रतिभा का नाश भी हो सकता है। निंग अपनी नाव पर सवार होकर सीधे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। कुल 8 लोग ट्रायल के लिए गए थे। पता नहीं कितने पास हुए। निंग वहीं इंतजार करता रहा। पता नहीं वह म्यू नॉर्थसन पास हो पाया या नहीं। बाकियों में से निंग ने सिर्फ नॉर्थसन से ही बात की थी और उसके बारे में उसकी अच्छी राय थी। स्वूश, दूर से प्रकाश की एक किरण निंग की ओर उड़ी। उसके बाद प्रकाश की एक और किरण आए। अरे, कोई गुजरा। कौन सी गुफा थी? हमारे कौन से साथी शिष्य उस गुफा की रखवाली कर रहे थे? निंग दूर तक देखता रहा। उसे बमुश्किल ही ब्लैक व्हाइट कॉलेज का एक शिष्य दिखाई दिया। उस शिष्य ने निंग को कुछ उत्सुक निगाहों से देखा और फिर चला गया। कुछ ही पल बाद फुसफुसाहट, दूर से प्रकाश की किरण चमकी। वह एक नीला ड्रैगन जैसा आकार था। म्यू नॉर्थसन, निंग हैरान हुआ, फिर तुरंत हाथ जोड़ लिए। बधाई हो, शुभकामनाएं, तुम्हें भी यही, तुम्हें भी यही। सफेद वस्त्र पहने युवक नॉर्थसन उतरा और अपनी मूर्ति को संभाल कर रख दिया। उसका चेहरा खुशी से भर गया। भाई जी निंग, तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। मैं लगभग हार ही गया था, लेकिन आखिरकार मैं गुफाओं से बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन तुम तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। तुम इतनी जल्दी बाहर निकल आए। निंग नॉर्थसन की बात सुनकर उसकी आंखों से झलकती खुशी को महसूस कर सकता था। उसकी आंखें भी उत्साह से भरी थीं। सफलता, मैं आखिरकार ब्लैक व्हाइट कॉलेज का शिष्य बन गया हूँ। अगर माँ को पता चलेगा तो वह जरूर बहुत खुश होंगी। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। उसकी नजरें दूर होती गईं। अगर उसकी माँ को पता चलता कि वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज का छात्र बन गया है तो उसे भी जरूर गर्व होता। पिताजी, माँ, जरा रुको और देखो। मैं, जी निंग, अपना नाम जरूर इन विशाल धरती पर फैलाऊंगी। मैं इस दुनिया के सर्वोच्च अस्तित्वों में से एक बन जाऊंगी। जरूर। स्नोड्रैगन पर्वत के वे शिष्य जिन्होंने आपकी मृत्यु का कारण बने, मैं उन सबको जरूर मार डालूंगी। हा हा हा। 6 आकृतियां एक चापाकार आकृति में हंसते हुए उड़ीं। वे तुरंत पहाड़ की चोटी पर पहुंच गईं। वे 6 आदिम ताओवादी थे। नाटे मोटे गंजे आदमी ने हंसते हुए कहा, इस साल हमारे ब्लैक व्हाइट कॉलेज ने काफी शिष्यों को लिया है। एक साथ 2-2। काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज तो बस पहला दिन है। अभी तो 2 दिन और हैं। हमारे ब्लैक व्हाइट कॉलेज में शामिल होने वाला हर व्यक्ति सच्चा, बेजोड़ प्रतिभाशाली है। ऐसे प्रतिभाशाली लोग बेहद आत्मविश्वासी होते हैं। अगर उन्हें शामिल होना होता तो वे हमें अपनी पहली पसंद बनाते, इसलिए वे पहले दिन ही आ जाते। छोटे मोटे गंजे आदमी ने अपना सिर हिलाया। इतने साल हो गए हैं, कितने लोग हमारे ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दूसरे या तीसरे दिन शामिल हुए? अगर हुए भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें थोड़ी देर हो गई और वे आ नहीं पाए। काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी निंग और नॉर्थसन की ओर देख रहा था। जी निंग, म्यू नॉर्थसन, आज से तुम दोनों हमारे ब्लैक व्हाइट कॉलेज के शिष्य हो। निंग और नॉर्थसन दोनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। औपचारिक प्रशिक्षुता का भव्य समारोह अगले 2 दिनों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। काले बालों वाले व्यक्ति ने हाथ हिलाया और 2 प्रतीक चिन्ह प्रकट हुए। प्रत्येक प्रतीक चिन्ह का एक भाग सफेद और दूसरा भाग काला था। ये हमारे श्वेत श्याम कॉलेज के शिष्यों का प्रतीक चिन्ह है। आप इसे अभी बांध सकते हैं और भविष्य में आप श्वेत श्याम कॉलेज के कई स्थानों पर बिना किसी प्रतिबंधात्मक संरचना के आक्रमण के स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकेंगे। ठीक है। निंग और नॉर्थसन दोनों ने एक एक प्रतीक चिन्ह स्वीकार किया। स्वाभाविक रूप से वे इसे आसानी से जोड़ पाए और ऐसा करते ही निंग को तुरंत एहसास हुआ कि पूरे ब्लैक व्हाइट कॉलेज में एक भव्य संरचना बन गई है। उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक भयानक संरचना थी। इसने पूरे कॉलेज को घेर लिया था और उसे एहसास हुआ कि यह उसे स्वीकार कर रही है। निंग को लगा जैसे ये प्रतीक चिन्ह पानी के नीचे की संपत्ति के नियंत्रण ताबीज जैसा ही था। काले गोरे कॉलेज का एक शिष्य। निंग ने प्रतीक चिन्ह की ओर देखा। कितने लोग इस प्रतीक चिन्ह की चाहत रखते थे? वह हुआ चोंग, काले वस्त्र वाला युवक जिसने 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण का प्रशिक्षण भी लिया था। वह अंततः असफल हो गया। कई अन्य प्रतिभाशाली लोग भी थे जो हुआ चोंग से भी अधिक प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्हें भी बाहर कर दिया गया था। केवल निंग और नॉर्थसन को ही काले गोरे कॉलेज के शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। वू शियू, हम तुम्हें उनके आवासों की व्यवस्था करने देंगे। अब हम वापस जा रहे हैं। दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। हाँ, हम जा रहे हैं। बाकी आदिम दाऊवादी तुरंत हवा में उड़ गए और तेजी से चले गए। काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ हिलाया। तुरंत एक धुंध छा गई जिसने उन तीनों को ऊपर उठा लिया। चलो चलें। काले बालों वाले वू शियू ने तुरंत निंग और नॉर्थसन को आगे उड़ने का इशारा किया। पूरा श्वेत श्याम कॉलेज कई क्षेत्रों में बटा हुआ है और इसके कई नियम हैं। वू शियाओ ने हाथ हिलाया, फिर 2 किताबें निकाली और उन्हें थमा दी। इस किताब में हमारे श्वेत श्याम कॉलेज के नियम हैं। साथ ही कुछ और बातें भी हैं जो तुम्हें जाननी ही होंगी। तुम्हें इसमें लिखी हर बात याद रखनी होगी। निंग और नॉर्थसन ने किताब स्वीकार कर ली। सिर झुकाकर उन्होंने किताब पर सिर्फ 2 शब्द देखे, काला और सफेद। एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत सा विला था। उसके चारों ओर कई इमारतें थीं, लेकिन उस छोटे से पहाड़ की चोटी पर निंग ही अकेला व्यक्ति था। आज से मैं इस चोटी का स्वामी हूँ। निंग हवा में खड़ा अपनी चोटी को घूर रहा था।
चूंकि ब्लैक व्हाइट कॉलेज में औपचारिक शिष्य बहुत कम थे, इसलिए कोई भी अपनी जागीर के रूप में कोई भी पहाड़ चुन सकता था। निंग ने इस चोटी को चुना और इसका नाम डार्कनॉर्थ पीक रखा। डार्कनॉर्थ, यही नाम उसकी तलवारों का भी था। ये तलवारें इस बात का प्रतीक थीं कि वह अपनी राह पर निकलेगा। डार्कनॉर्थ, यही वह जगह भी थी जहां उसके माता पिता मिले थे और प्यार हुआ था। यह उसके माता पिता को याद करने का एक तरीका था। पापा, माँ। निंग कुछ देर तक चुप रहा और पुरानी यादें ताज़ा करता रहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और तुरंत अपनी उड़ती हुई नाव पर सवार होकर आसमान की ओर उड़ गया। जल्द ही वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज के औपचारिक द्वार पर पहुंच गया। उसके चाचा व्हाइट पूरे समय यहीं इंतजार कर रहे थे। निंग ने तुरंत उस बड़े बर्फीले सफेद कुत्ते को देखा जो झील के किनारे चुपचाप इंतजार कर रहा था। व्हाइट वाटर हाउंड बस वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। अंकल व्हाइट। निंग तुरंत नीचे उतरा। व्हाइट वाटर हाउंड ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक प्रश्नवाचक भाव था। हो गया। निंग नीचे उतरा, फिर सिर हिलाया। मैं पहले से ही ब्लैक व्हाइट कॉलेज का शिष्य हूँ। अगर बड़े भाई यिचुआन को ये पता चलता तो वे जरूर बहुत खुश होते। व्हाइट वाटर हाउंड की आंखें भी खुशी और उत्साह से भर गईं। ब्लैक व्हाइट कॉलेज, ये कैसा स्कूल था? ब्लैक व्हाइट कॉलेज के औपचारिक शिष्य का दर्जा किसी साधारण स्कूल के वांजियांग सिद्ध से कहीं ऊंचा था। ठीक इसी क्षण, हा भाई जी निंग, आपकी नजर तो बस अपने इस भूत प्रेत पर ही है। आपने तो मुझे देखा ही नहीं, एक आवाज गूंजी और निंग तुरंत देखने के लिए मुड़ा। गेट के सामने एक गाड़ी खड़ी थी और नॉर्थमोट बायवेई उस गाड़ी से उतर रहा था। भाई बायवेई। निंग तुरंत उनका अभिवादन करने गया। बायवेई ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर ब्लैक व्हाइट कॉलेज के शिष्य बनेंगे, इसलिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि आप रात के समय लौटेंगे। भाई बायवेई, आपको इतनी देर इंतजार करवाने के लिए माफ करना, निंग ने कहा। बायवेई की आंखों में उत्साह झलक रहा था। ज्यादा देर नहीं लगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि इंतजार करते हुए मैं कितना खुश था। खासकर अंत में, जब हुआ चोंग, लियू शुइलियन जैसे दूसरे प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर सामने आए। वे काफी समय से मशहूर थे, लेकिन अंत में उन सभी का सफाया हो गया। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। हुआ चोंग और जिन दूसरे लोगों का तुमने जिक्र किया, उन्हें तो आखिरी मुकदमे के बाद ही बाहर कर दिया जाना चाहिए था। निंग के मन में हुआ चोंग के बारे में काफी गहरी धारणा थी, जो 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण तक पहुंच चुका था और जिसकी चाची स्कूल की एक आदिम ताओवादी थी। चाहे कुछ भी हो, वे सब हारकर चुपचाप चले गए, बायवेई ने कहा। अंततः आकाश विभाजक तलवार संप्रदाय, 100 फूलों का परिलो और अन्य संप्रदाय फिर भी कई शिष्यों को स्वीकार करेंगे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए वे आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। केवल श्वेत महाविद्यालय, जब तक कोई सचमुच सर्वोच्च अद्वितीय प्रतिभाशाली न हो, वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भी गहन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अपने अभिमान को देखते हुए वे आए ही थे। कितना अफसोस, कितना अफसोस। बायवेई के चेहरे पर दया का कोई संकेत नहीं था, उसके चेहरे पर केवल एक प्रकार का दुख था। ठीक है, इस बार ब्लैक व्हाइट कॉलेज ने कितने शिष्यों को स्वीकार किया? बायवेई ने जल्दी से पूछा। आज पहला दिन था। उन्होंने 2 शिष्यों को स्वीकार किया, निंग ने उत्तर दिया। मैं उनमें से एक था। दूसरे का नाम म्यू नॉर्थसन है। बायवेई ने हल्के से सिर हिलाया। म्यू नॉर्थसन, यह एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। ऐसा लगता है जैसे कुछ पिछड़े दूर दराज इलाकों में कभी कभार कोई न कोई अद्भुत प्रतिभा निकल ही आती है। जब आप खाली हों तो इस म्यू नॉर्थसन को क्यों नहीं बुला लेते? हम मिलेंगे और एक दूसरे से दोस्ती करेंगे। आसानी से हो गया, निंग ने सिर हिलाया। बायवेई ने कहा, मैं 2 कारणों से आया हूँ। पहला, ब्लैक व्हाइट कॉलेज का शिष्य बनने पर आपको बधाई देने। दूसरा, आपसे कुछ मदद मांगने। निंग हंसा। जब तक मैं मदद कर सकता हूँ, करता रहूंगा। बायवेई ने निंग की ओर देखा। ये रही स्थिति। तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्लैक व्हाइट कॉलेज के औपचारिक शिष्यों को अपने साथ 10 अनुचर लाने की अनुमति है ना? निंग ने सिर हिलाया। 10 अनुचर? श्वेत श्याम महाविद्यालय के किसी शिष्य का अनुचर होना किसी साधारण विद्यालय के शिष्य होने से कहीं ज्यादा आकर्षक पद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनुचर अश्वेत श्याम महाविद्यालय में ही रहता था। हालांकि उनके लिए कोई भी तकनीक सीखना बहुत मुश्किल होता, फिर भी वे जो भी सीखते वह सर्वोच्च स्तर की तकनीक होती। मुझे इनमें से 3 पद उधार दे दो, बायवेई ने कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे बहुत से परिवार और दोस्त हैं। कई ऐसे हैं जिन्हें एक बार जब वे मुझसे मदद मांगेंगे तो मुझे मना करना मुश्किल होगा। निंग हंसा। ऐसी शिष्टता क्यों? 10 में से 9 तो तुम ले ही सकते हो। बस एक मेरे लिए छोड़ दो। वह एक। निंग को मेंग रोच की याद आई, जिससे उसकी मुलाकात स्टिलवाटर सिटी जाते समय हुई थी। वह जानता था कि रोच ने एक निश्चित तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ही नींव को नुकसान पहुंचाया है। अब उसे किसी भी स्कूल में दाखिला लेने में शायद ही कोई दिक्कत होगी।